हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। कैसे हैं सब आप लोग? क्या हाल है बच्चा लोग? कैसे लगी पहली क्लास? कैसा लगा सीए के बारे में जानना? क्या था सीए, कैसे करना है सीए, क्या क्या करता है सीए? हम अपने कोर्स में फाउंडेशन में अकाउंट्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सब्जेक्ट्स पुराने हैं, क्या सब्जेक्ट्स नए हैं, सारी की सारी डिस्क्रिप्शन हमने पहली क्लास में कर ली थी। जिसमें अकाउंट्स सीए क्या है, सीए कैसे करते हैं, सीए के अंदर क्या क्या पढ़ना है, कितने लेवल्स हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल, अकाउंट्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हमारे अकाउंट्स में कितने चैप्टर हमारे 11 12 से रिलेटेड हैं, कितने चैप्टर नए ऐड ऑन हुए हैं, क्या क्या वेटेज रहेगी, जो चैप्टर पुराने हैं उसमें क्या नया पार्ट आया, वेटेज क्या है, कैसे करेंगे, सारा सिंप्लीफाइड अप्रोच हमने डिस्कस किया था। मैं सीए राकेश कालरा आपकी इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में, नाउ इस फाउंडेशन की इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में कि अकाउंट्स क्या है, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग पढ़ना क्या है हमें, उसकी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं सीए राकेश कालरा। आपके सामने मेरी इंट्रोडक्शन, 10 ईयर प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस, आई एम अ फैकल्टी ऑफ अकाउंटेंसी फॉर सीए एंड सीए में फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट। 20,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ा चुका हूं। 90% बच्चे इन हमारे एग्जामिशन स्कोर करते हैं। 90% बच्चे एग्जामिशन स्कोर करते हैं, विच इज वेरी गुड। 92 मार्क्स इन फाउंडेशन, 87 इन सी इंटरमीडिएट। मेरा एक ही अप्रोच है यार, सिंप्लीफाइड तरीके से अकाउंट्स पढ़ाना इज माई फोर्टे। आपको अकाउंट्स में 100% लॉजिक क्लियर होने चाहिए, 100% पॉइंट्स पता होने चाहिए, आपको कैसे करा नहीं क्यों किया इसके बारे में जगाना मेरा फर्ज बनता है। और ऐसी थोड़ी नंबर वन फैकल्टी बनते हैं यार। आप याद रखिएगा, हम यहाँ पर अकाउंट्स पढ़ते हैं सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग से। पुराने बच्चों से पूछो, अपने पुराने सीनियर से बात करो, ग्रुप्स में जाके पूछो कालरा जी कैसे पढ़ाते हैं, बताएंगे जी सुनो क्लास में मजा तो बहुत आता है। आज पता लगेगा यार, आज बेसिक से। मैं ये मान रहा हूं तुमने अकाउंट्स आज तक पढ़ी ही नहीं है, और अगर पढ़ी थी तो बेटे 2 साल पहले 11th में सब भूल चाल चुके थे। तो आज मैं आपको स्टार्टिंग से करा रहा हूं अकाउंटेंसी। कोई ऐसा भी बच्चा ना जिसने अकाउंट्स का एक तक नहीं सुना हुआ, उसको भी समझ में आए, वैसे करेंगे स्टार्टिंग से, बिल्कुल पूरा स्टार्टिंग से। हमारे आई एम द प्रेस्टिजियस पार्ट ऑफ दिस महाबली बैच। आई एम इंट्रोड्यूसिंग टू महाबली बैच। 23 अप्रैल से शुरू हो रहा है सीए फाउंडेशन का, सीए इंडस्ट्री का सबसे बड़ा बैच इज महाबली बैच। ये महाबली बैच आपका 23 अप्रैल से शुरू हो रहा है इन 4 सुंदर सुशील महाबलियों के साथ, जिसमें मैं आई एम द पार्ट ऑफ द महाबली टीम। सीए राकेश कालरा, फैकल्टी ऑफ अकाउंटेंसी, मैं आपको अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा। हमारे सीए सीएस महाबली शांतम गुप्ता जी जो बिजनेस लॉ कराएंगे। हमारी क्वांट क्वीन हमारी शिवानी शर्मा जी, गोल्ड मेडलिस्ट इन मैथ्स, ये आपको क्वांट मैथ्स कराएंगी। एंड सीए आदित्य शर्मा जी, इनकी स्माइल देखिए जरा, आप बिजनेस इकोनॉमिक्स कराने वाले हैं। दिस इज द बेस्टेस्ट बैच ऑफ महाबली। इंडस्ट्री का बेस्ट बैच क्यों बोलते हैं हम इसको? क्यों बेस्ट बैच बोलते हैं बेटे? रिजल्ट ओरिएंटेड बैच है हमारा। हम कोई ऐसे ऊपर से पढ़ा के नहीं जा रहे, रिजल्ट ओरिएंटेड बैच है, और ये हमारे हिस्ट्री बताती है। आप पास्ट ईयर के रिकॉर्ड चेक करिए हमारे, ये हमारा हिस्ट्री बताता है कि महाबली बैच बेस्ट बैच क्यों है। क्यों चुनना चाहिए आपको महाबली बैच? क्यों? सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेशन की वजह से। आपका रिजल्ट चेक करो, हमारे हमारे 400 में से 300 प्लस लाने वाले 130 प्लस लर्नर हैं, जिन्होंने 300 प्लस रन स्कोर किया, मतलब मार्क्स स्कोर किया, रन बोल रहा हूं। 900 प्लस क्वालिफाइड है हमारे बच्चे। हमारा हाईएस्ट स्कोर 357 गया बेटे, आउट ऑफ 400 357। समझते हो प्रिंसी का रिजल्ट 357। शी इज अवर प्लस लर्नर। 345 भूमिका, यश वाधवा 349, ये हमारा पास रिकॉर्ड है यार। ट्रस्ट यहीं से तो बिल्डअप होगा। कैसे बिल्डअप होगा? कौन बताएगा तुम्हें महाबली बेस्ट है? रिजल्ट बताएगा हमारा। हम इसलिए बोलते हैं ये महाबली बैच हमारा बेस्टेस्ट बैच है। क्यों? हमारा रिजल्ट बताता है ये बात कि ये बेस्ट बैच बेस्टेस्ट बैच है। हमारे महाबली बैच में आपको प्लस एंड आइकॉनिक दोनों ऑफर मिलते हैं। प्लस में आपको क्यूरेटेड नोट्स आते हैं, डेली प्रैक्टिस सेशंस आते हैं, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस चलती हैं जिसमें आप हैंड रेस का ऑप्शन ले सकते हैं, डाउट सॉल्व कर सकते हैं, क्लास में आ सकते हैं। क्यूरेटेड नोट्स है हमारे पास, पीडीएफ अवेलेबल है, लाइव टेस्ट चलते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि टेस्ट कैसे लिए जाएंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट कैसे लिए जाएंगे, इवेल्युएटेड टेस्ट कैसे होगा, यूनिट वाइज टेस्ट कैसे होगा, सारा का सारा डिटेल बताया था मैंने आपको कल। आइकॉनिक के अंदर प्लस के सारे फीचर्स के साथ प्रिंटेड बुक्स मिलती हैं आपको। प्रिंटेड बुक्स पीडीएफ में फोन में देखने की जरूरत नहीं है, घर पे बुक आएगी, मेरी सुंदर चेहरा लगी हुई घर पे बुक आएगी, उसे पढ़ो। उसके अंदर लिखने का ऑप्शन है। मैं बुक्स कैसे बनाता हूं पता है आपको? मेरी बुक्स के अंदर सारा डिटेल वर्जन होता है। आपके पास क्वेश्चन के साथ मैं नीचे स्पेस छोड़ देता हूं कि वहीं लिखो, कि पेपर के समय याद रहे।
वन टू वन लाइव मेंटरशिप मिलती है बेटे आपको यहाँ पे। लाइव मेंटरशिप मतलब यहाँ पे आपको डाउट सॉल्वर से मिलाया जाता है, आप वहां पर आराम से अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं। सारी डिटेल अकाउंटिंग मतलब सारी डिटेल डाउट सॉल्विंग आप वहां बड़े आराम से कर सकते हैं। सर ये महाबली बैच तो हम समझ गए, महाबली बैच मिल कितने रुपए में रहा है? मतलब देख के झटका नहीं लग रहा थोड़ा सा? 9 मंथ की सब्सक्रिप्शन आपके पास 14 अप्रैल तक के लिए, आप सॉरी 14 अप्रैल इज द लास्ट डेट, आपके पास ये 9 मंथ की सब्सक्रिप्शन 9,000 रुपए में मिल रही है। सितंबर एंड जनवरी बैच 9 मंथ सब्सक्रिप्शन 9,000, 999 अ मंथ, 999 अ मंथ, समझता है? 9,999 रुपए, 1,000 में 1 रुपया कम पर मंथ में मिल रही है बेटे। 50% फ्लैट ऑफ मिल रहा है आपको, ये 23 अप्रैल से शुरू हो रहा है बैच। मतलब इतना कुछ इस बैच में मिल रहा है आपको। हाईएस्ट ओरिएंटेड रिजल्ट्स मिल रहे हैं, महाबली की टीम मिल रही है, ट्रस्ट मिल रहा है, लॉजिकल रीजनिंग मिल रही है, किस तरीके से करोगे, हाई क्वालिटी सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं आपको, एजुकेटर्स मिल रहे हैं। और कितने में? सिर्फ 9,000, 50% फ्लैट ऑफ, इंडस्ट्री का रिकॉर्ड ब्रेकिंग डिस्काउंट है ये अभी तक। हिस्टोरिकल इवेंट है भैया, मैं तो ये बोलूंगा हिस्टोरिकल इवेंट है आपके लिए। सर ये बैच 23 अप्रैल से शुरू हो रहा है, उससे पहले कुछ मुफ्त मिल जाए, मुफ्त मुफ्त है बेटे। फर्स्ट 5 क्लासेस आर फ्री ऑन यूट्यूब। आप इसमें से पहली 5 क्लासेस यूट्यूब पे प्रीमियम हो रही हैं, प्रीमियर हो रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सीए फाउंडेशन का चैनल हमारा 360 फाउंडेशन ज्वाइन कीजिए, वहां पर ये पहली 5 क्लासेस फॉर ईच सब्जेक्ट, टोटल 5 नहीं, हर सब्जेक्ट की 5, लॉ की 5, इको की 5, क्वांट की 5, अकाउंट्स की 5, हर सब्जेक्ट की 5 क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। बिजनेस लॉ का टाइमिंग इज 8:30 मॉर्निंग, 8:30 प्रीमियर होती है बिजनेस लॉ की क्लास। देन 10 बजे शुरू होती है इकोनॉमिक्स की क्लास, 10:30 बजे शुरू, 11:30 शुरू होती है मैथ्स की, एंड 1 बजे होती है मेरी। ये आपको मिल रहा है 5 क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट। बेटे क्यों दे रहे हैं? हमें अपने आप पे ट्रस्ट है। देखो, आओ, ज्वाइन करो, 999 अ मंथ यार, 14 अप्रैल तक वैलिड है ऑफर, 14 अप्रैल तक। इससे सस्ता ऑफर आपको मिल, इससे क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल प्राइस, दिस इज द फोर्टे ऑफ अन अकेडमी। ये चाहता है अन अकेडमी कि सबसे क्वालिटी एजुकेशन आपको मिले सस्ते दाम पर। पैसे के दम पर, अगर किसी पैसे की वजह से अगर किसी की पढ़ाई रुके ना, ये अन अकेडमी भी नहीं चाहता और हम एजुकेटर भी नहीं चाहते। इसलिए अफोर्डेबल प्राइस ऑफर करा जाता है ये एजुकेटर। सर ये तो 5 क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गई, नॉर्मल रूटीन। बाबूजी नॉर्मल रूटीन हमारा आपके सामने मैंने लिख दिया है, आपके सामने क्लासेस मंडे टू सैटरडे रेगुलर क्लासेस होंगी। 8:30 क्लास शुरू होगी, सबसे पहले लॉ की, देन सेम शेड्यूल है, जैसे ये आ रही है बिल्कुल सेम वैसे ही आ रही है। पहले 8:30 आएगी आपकी सुबह लाइव क्लास हमारी ऐप पर, सीए शांतन गुप्ता जी द्वारा। फिर इकोनॉमिक्स की क्लास, 15 मिनट का ब्रेक, बहुत होता है, चाय वाय पी लो, 15 मिनट फर्स्ट सर के साथ बैठ जाओ इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए। 10:15 से 11:45, देन 12 बजे 15 मिनट का फिर ब्रेक, घूम के आ जा, इंस्टाग्राम चला ले 2 मिनट, एक आधी स्टोरी वोरी डाल ले। उसके बाद 12 बजे से लेके 1:30 शिवानी मैम आपको मैच पढ़ाएंगी। 2 बजे से लेके हाफ एन आवर का ब्रेक है, आराम से खाना वाना खा लो, फिर 2 बजे आऊंगा मैं, सीए राकेश कालरा जी, आपके साथ अकाउंट्स पढ़ने के लिए। ये आपका पूरा का पूरा शेड्यूल है, क्या करने वाले हैं, पहली 5 क्लासेस का टाइमिंग और हमारे बैच का टाइमिंग। कालरा जी आज क्या कराने वाले हो? सर चलें इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में। है क्या अकाउंट्स? है क्या अकाउंट? जब हम वर्ड बोलते हैं ना अकाउंटिंग, एक बार डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद वापस आता हूं, जल्दी आओ। है क्या अकाउंट्स? जब आप अकाउंटिंग की बात करते हो, आप पढ़ने तो वाले हो मेरे साथ फाउंडेशन में, अकाउंट्स है क्या? मैं तो देखो बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में करा रहा हूं, आपने पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात, बिल्कुल किताब दिमाग पे कपड़ा लग जाएगा। है क्या अकाउंट्स? देखो हर सब्जेक्ट का ना कोई ऑब्जेक्टिव है। जब भी कोई सब्जेक्ट बनाया जाता है ना, किसी ऑब्जेक्टिव के साथ बनाया जाता है। मैथ्स बनाया गया था तो क्यों बनाया गया था? क्यों बनाया गया था? ताकि आपको कैलकुलेशन कर कर आप ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलेशन ये सब कर सकें। साइंस क्यों बनाया गया था? क्यों बनाया गया था साइंस? आप फिजिक्स और केमिस्ट्री सीख सकें, बायो सीख सकें, है ना? आर्ट्स के सब्जेक्ट क्यों बनाए गए थे? ताकि आप हिस्ट्री को जान सकें, सिविक्स जान सकें, सोशल चीजें जान सकें। ये सब आपने क्यों पढ़े हैं? सबके ऑब्जेक्टिव है ना। अकाउंट्स का क्या ऑब्जेक्टिव है? अगर तुमसे कोई पूछे बेटा अकाउंट्स पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? क्या ऑब्जेक्टिव है तुम्हारे अकाउंट्स पढ़ने का? क्या क्या उखाड़ लोगे? कौन से तीर मार लोगे आप अकाउंट्स पढ़ के? सर पता है क्या करोगे? आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारी अकाउंटेंसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? चला उसकी चर्चा करते हैं। सर हमारी अकाउंटेंसी का मेन ऑब्जेक्टिव इज टू कैलकुलेट प्रॉफिट। याद रखिएगा, एक बेसिक सिंगल भाषा में अगर बोलूं ना, एक लाइन में डिफाइन करूं कि सर क्यों पढ़ रहे हैं हम अकाउंट्स, क्या क्या मिल जाएगा हमें इससे?
क्या बन जाएंगे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के? क्या हो जाएगा? क्या करते हैं अकाउंट्स पढ़ के? सर हमारी अकाउंटेंसी का मेन ऑब्जेक्टिव इज टू कैलकुलेट, क्या? इज कैलकुलेट प्रॉफिट। आपका बस आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि हम करने क्या वाले हैं। अकाउंटेंसी का मेन ऑब्जेक्टिव इज टू कैलकुलेट प्रॉफिट। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ही है प्रॉफिट निकालना। हमारे पास कोई कंपनी आएगा या कोई पर्सन आएगा और बोलेगा जी मेरा प्रॉफिट निकाल दो, हम बोलेंगे जी हाँ हमने अकाउंट्स पढ़ी, हमें आता है, हम आपका प्रॉफिट कैलकुलेट कर देंगे। इसी अकाउंटिंग को मेन ऑब्जेक्टिव इज टू कैलकुलेट प्रॉफिट। सर अकाउंटिंग होती कितने तरह की है? सर आप इसको ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग की तरह समझो। अकाउंट्स के ना बड़ी सारी शाखाएं हैं। अकाउंटेंसी इज अ ब्रॉडर टर्म, उसकी बड़ी सारी शाखाएं हैं। सर अकाउंटेंसी अलग अलग तरह की होती है। सर कैसी? अकाउंटेंसी में तीन मेजर कैटेगरी कवर करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सर ये क्या होती है? मैं बताता हूं, देखो मैंने सब लिखा हुआ है, आपको सिर्फ बाद में कुछ नहीं करना, ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, हैंड रिटन और प्लस नॉर्मल बुक वाले नोट्स भी हैं। ये देखो ये हैंड रिटन हो गए और बुक वाले नोट्स भी सब कुछ है। तो बस साथ साथ चलते रहेगा मेरा। सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग है क्या? सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? सबका ऑब्जेक्टिव समझो। अगर आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन गए तो क्या करोगे? मैनेजमेंट अकाउंटेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? अकाउंटिंग के तो बड़े सारे पार्ट है ना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है इज टू हेल्प मैनेजमेंट इन टेकिंग डिसीजन। मतलब मैनेजमेंट की डिसीजन लेने में हेल्प करना। सर अभी तो आप कह रहे थे हमारा ऑब्जेक्टिव है टू कैलकुलेट प्रॉफिट। बाबू ये ब्रॉडर टर्म है, इसके अंदर की ब्रांचेस के टाइप कर रहे हैं। हमारी अकाउंटिंग में बहुत सारे टाइप होते हैं, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, उसमें एक ब्रांच है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इसको तो समझ ले, मैं क्यों समझाना चाहता हूं जान लो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वालों का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट निकालना नहीं है। आप अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ोगे ना, ये सारे चैप्टर आपके जाके सीए इंटरमीडिएट में आते हैं, जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ोगे तो वहां आपका ऑब्जेक्टिव ये है ही नहीं प्रॉफिट निकालो। आपका ऑब्जेक्टिव है टू हेल्प मैनेजमेंट इन टेकिंग डिसीजन। मतलब आपको मैनेजमेंट और ओनर ने हायर किया है डिसीजन में हेल्प लेने के लिए, आप एक्सपर्ट हो। सर कैसी हेल्प? हर तरह की हेल्प। जैसे मैनेजमेंट आपसे पूछेगी भैया ये नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, करें या ना करें। सर ये प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें ये रॉ मटेरियल चाहिए होता है। मान लीजिए हमें, फॉर एग्जांपल हमारा बिजनेस है गारमेंट्स का, और गारमेंट्स के लिए हम क्या करते हैं, कपड़ा मार्केट में बेचते हैं, टी शर्ट बेचते हैं फॉर एग्जांपल। टी शर्ट के लिए हमें यान तो चाहिए ना, फैब्रिक तो चाहिए, है ना, धागा तो चाहिए ना कॉटन का बनाने के लिए। आपको मैनेजमेंट ने बुलाया, सुनो अभी तक तो हम कॉटन और यान फैब्रिक हम मार्केट से खरीदते हैं रॉ मटेरियल, क्यों ना हम खुद ही ना बना ले? क्या हमें बाहर से खरीदने में फायदा होगा या खुद बनाने में ज्यादा बेनिफिट है? अब आप खुद सोचो, रेमंड वाले ने, रेमेंस के बारे में सोचो, रेमेंस का ब्रांड सोचो। रेमेंस फैब्रिक भी बेचता है, यानी कपड़ा भी बेचता है और सूटिंग्स भी बेचता है। अगर आप देखो तो वो कपड़ा भी एज इट इज बेच देता है, कपड़ा बनाता है खुद, एज इट इज मार्केट में बेचता है और सूटिंग्स भी बेचता है। आपको पता है उसके ही किसी मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने उसे सलाह दी होगी कि सुनो, पहले आप सिर्फ कपड़ा बेच रहे थे, अपने ही कपड़े से सूटिंग्स बनाओ, सूट्स वगैरह बनाओ, पैंट्स वगैरह बनाओ और वो भी बेचो, आपका एक लाइन ऑफ बिजनेस हो जाएगा। मतलब मैनेजमेंट अकाउंटेंट वो एक्सपर्ट होते हैं जो मैनेजमेंट की हेल्प करते हैं डिसीजन लेने में, वैरायटी ऑफ डिसीजन, हर तरह का, फाइनेंशियल, ग्रोथ, बिजनेस की डेवलपमेंट, किसी भी तरीके के डिसीजन लेने के लिए। सर हमें ये नई कंपनी एक्वायर करनी है, मैंने हायर किया, मान ले सुशील तुझे हायर किया, ठीक है, मैंने ये सुशील को हायर किया है मेरी कंपनी में, कंपनी का मैं हूं सीईओ, मैंने इस सुशील को हायर किया, ये आदमी है मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये एक्सपर्ट है, इसको एरिया डाटा इकट्ठा करना आता है। मैंने सुशील से पूछा, मैंने कहा भैया बताओ, मेरी कंपनी टेक्सटाइल की है, भैया मैं ये दूसरी कंपनी मिल रही है टेक्सटाइल वाली, इसे एक्वायर कर लूं? तो देखो मेरे को तो ये पता है कि इसको एक्वायर करने में पैसे कितने देने हैं, नफा होगा नुकसान होगा, सारे एक्सटर्नल फैक्टर तो सुशील बताएगा ना, कि सर ये कंपनी मत खरीदो या ये कंपनी खरीदो, सर इस कंपनी को खरीदने में इतना पैसा चाहिए होगा, इतना फंड रिक्वायर्ड होगा, यही फंड अगर हम अपने बिजनेस में वापस लगा दे तो ज्यादा ग्रोथ आएगी। मतलब सुशील टेक्निकल टर्म में बात करेगा। मुझे बताओ रिलायंस इंडस्ट्री की बात करते हैं, कितने सारे सेक्टर में फैलता जा रहा है रिलायंस, एक टाइम पे तो इतना बड़ा नहीं था ना। आप मुझे बताओ उसमें आपको क्या लगता है अंबानीज के पास हर तरह की नॉलेज है? सर उनका बिजनेस माइंड है, क्या उनके पास हर टेक्निकल नॉलेज है, एक्सपर्ट नॉलेज है? नहीं। वो अपनी नॉलेज गैदर कहां से करते हैं? इन मैनेजमेंट अकाउंटेंट से। तो मतलब मैनेजमेंट अकाउंटेंट वालों का मेन ऑब्जेक्टिव इज टू कैलकुलेट, सॉरी इज टू टेक, हेल्प मैनेजमेंट इन टेकिंग डिसीजंस, मैनेजमेंट की डिसीजन लेने में हेल्प करना। और सर ये डिग्री लेने के लिए आपको, ये बनने के लिए डिग्री लेनी पड़ती है एमबीए की, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सर हम तो सीए बनने आए हैं, आप हमें एमबीए को बता रहे हो? अबे भाई पूरा तो सुन ले, अकाउंटिंग का ही तो पार्ट है।
देन आता है हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग। ये दिस इज द सेकंड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। सर व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट अकाउंटिंग वाले का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट निकालना नहीं है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर ध्यान से देखोगे तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू कैलकुलेट एंड इवेल्युएट कॉस्ट। मतलब इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट को निकालना और इवेल्युएट करना। आपको पता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बताऊं क्यों? कॉस्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है बहुत सारे डिसीजंस में। जैसे मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूं, फॉर एग्जांपल मैं ये फोन बनाकर बेचता हूं, ठीक है? मैं ये मार्केट में फोन बनाकर बेचता हूं, ठीक है? मार्केट में मुझे इसको बेचना है, सेलिंग प्राइस तय करना ना, इतना सारा कंपटीशन है ऑलरेडी मार्केट में, तो मुझे ये फोन मार्केट में बेचना है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप मुझे बताना। भैया मार्केट के लिए सेलिंग प्राइस रखना पड़ेगा। अब मैं सेलिंग प्राइस जो है वो मार्केट, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है ना, जानता हूं मैं इससे ज्यादा प्राइस रखूंगा तो कोई नहीं खरीदेगा। तो मुझे प्राइस रखना है सेलिंग प्राइस मार्केट के जैसा। मैं मार्केट के जैसा सेलिंग प्राइस रखना चाहता हूं तो मुझे मेरी कॉस्ट भी तो पता होनी चाहिए, तभी तो प्रॉफिट पता कर पाऊंगा। भाई अगर मुझे पता ही नहीं है मेरी कॉस्ट कितनी है, तो मैं मार्केट में इसको जितने मर्जी सेलिंग प्राइस पे बेचूं, लॉस में ही जाऊंगा भाई। तो कॉस्ट का पता करना बहुत जरूरी है। तो एक ऐसा अकाउंटेंट हायर किया जाएगा जिसका काम होगा कॉस्ट को कैलकुलेट और इवेलुएट करना। सर जी फर्क क्या है? बहुत जमीन आसमान का फर्क है। इमेजिन करो, मैं एग्जांपल से समझा। मान लीजिए मैंने ये पेंसिल मार्केट में बेचनी है, एप्पल पेंसिल है ये, ठीक है? मुझे मार्केट में इसे 10,000 की बेचनी है। मेरी कॉस्ट तो 10,000 नहीं होगी ना, कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी तो कमाऊंगा। मान लीजिए मैंने अकाउंटेंट को हायर किया, मैंने कहा ओए सुशील इधर आओ। ये सुशील नाम का बंदा मेरी कंपनी में अपलॉयड है, एम्प्लॉयड है। मैंने इससे बोला सुशील जरा इस पेंसिल की कॉस्ट निकाल के दिखाओ। सुशील ने बोला सर जी बिल्कुल निकाल देता हूं। अब बताओ इस पेंसिल को बनाने में क्या क्या खर्चा आया होगा? मटेरियल लगा होगा, है ना? लेबर लगी होगी जिसने इसको बनाया, फैक्ट्री के खर्चे लगे होंगे, मशीन का किराया लगा होगा, इलेक्ट्रिसिटी लगी होगी, अंदर का सॉफ्टवेयर लगा होगा, है ना? अंदर जो पार्ट वगैरह है उसके सॉफ्टवेयर की, मेमोरी कार्ड लगा होगा, बहुत कुछ चीजें लगी होंगी ना। सुशील गया, उसने सारा हिसाब कैलकुलेट किया कि इस पेंसिल के अंदर एक पेंसिल में कितने रुपए का मटेरियल है, कितने का लेबर है, कितने की इलेक्ट्रिसिटी है, कितने के खर्चे हैं, और उसने बोला सर जी ये हम 8,000 की बनी है। मैंने कहा 8,000 का ब्रेकअप? कह रहा सर ये लो बताता हूँ, 8,000 में मटेरियल इतना, लेबर इतना, ये बाकी सारे खर्चे इतने। मैंने कहा अच्छा ठीक है। जाने लगा, जैसे ही जाने लगा मुझे कह रहा सर एक बात और कहनी थी। मैंने कहा बोलो सुशील जी। कह रहा सर ये देखो मैंने सारा कैलकुलेट तो कर दिया है, मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या? कह रहा सर ये जो ना मटेरियल यूज कर रहे हैं ना प्लास्टिक, अगर हम ये प्लास्टिक ये वाला ना लेके ऐसे वाला प्लास्टिक यूज करें ना, तो क्वालिटी पे फर्क तो नहीं आएगा, बट कॉस्ट जो है वो 10% गिर सकती है। मैंने कहा यार सच बता? कह रहा हाँ सर। कह रहा है सर इसको बनाने के लिए ना हम मशीनें इस यूज करते हैं। सर हम ये वाली मशीन ना लेके अगर ऑटोमेटिक मशीन लेना तो लेबर कॉस्ट बच जाएगी हमारी। मैंने कहा यार वेरी नाइस वेरी नाइस। कह रहा और भाई ने मुझे बड़े सारे रास्ते बताए जहां से मैं अपनी कॉस्ट को कम कर सकता हूँ। यार सिंपल सी बात है, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर, मैं परफेक्ट कॉम्पिटिटिव जानते हो ना, जहां पे सेलिंग प्राइस फिक्स्ड रहता है, ज्यादा प्राइस, आप बड़े सारे सेलर होते हैं। मुझे बताओ मैं सेलिंग प्राइस के साथ खेल नहीं सकता, लेकिन अगर मैं अपनी कॉस्ट गिरा लूं तो प्रॉफिट ज्यादा कमाऊंगा और उससे। आप बताओ सुशील ने मेरे को सिर्फ कैलकुलेट करके नहीं दिया, उसने मुझे कैलकुलेट और इवेलुएट करके बताया है कि सर जी सुनो, कैलकुलेशन और इवेलुएशन दोनों करके दिया है कि कॉस्ट वैसे 8,000 है, लेकिन इवेलुएट कर दिया कि कहां कहां पे मैं कॉस्ट रिडक्शन कर सकता हूं। ये आदमी होता है कॉस्ट अकाउंटेंट। तीसरी तरह की अकाउंटिंग आती है, इस कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सर जी इनका क्या ऑब्जेक्टिव है? सर जी इनका ऑब्जेक्टिव है टू कैलकुलेट प्रॉफिट। अच्छा, ऊपर भी तो आपने यही कहा था। हाँ बेटे, ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, ये करने के लिए आपको सीए बनना पड़ेगा। हमारी पूरी की पूरी फाउंडेशन में जब हम अकाउंट्स वर्ड बोलेंगे ना, याद रखना हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट और कॉस्ट अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहे। सर क्या हमें मैनेजमेंट और कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़नी ही नहीं है? पढ़नी है, फाउंडेशन में नहीं पढ़नी। ये दोनों पार्ट आपको सीए इंटरमीडिएट में पढ़ाए जाएंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आपको फाउंडेशन में नहीं पढ़ने। फाउंडेशन में ये हमारे कोर्स का पार्ट है ही नहीं। हमें सिर्फ कौन सी अकाउंटिंग पढ़नी है जी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आज के बाद कोई आपसे अकाउंटिंग वर्ड बोलेगा, तेरे दिमाग में चमकना क्या चाहिए? सबसे पहले आज के बाद किसी ने बोला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तेरे दिमाग में क्या आना चाहिए? अच्छा अच्छा, कैलकुलेट प्रॉफिट। ये यही चाहता हूं मैं। भैया पता तो हो ना, अकाउंटिंग वर्ड तो तीनों के साथ लगा हुआ है। क्या तीनों अकाउंट्स है? हाँ, तीनों का ऑब्जेक्टिव अलग अलग है ना यार।
एक का ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट के डिसीजन में हेल्प करना, एक का ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट को कैलकुलेट इवेल्युएट करना, एक का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट निकालना। हम कौन सी अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। समझे मेरी बात? हमारी अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। नहीं पता होगी ये बात, नहीं पता होगी। 11th में पढ़ा था आपने, लेकिन 11th में आपको ये नहीं बताया गया था कि बेटे फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग है, कॉस्ट अकाउंटिंग अलग है। हालांकि आप 11th में भी यही वाली अकाउंटिंग पढ़ के आए हो, फिर 11th में भी कोई और अकाउंटिंग नहीं पढ़ी, यही वाली अकाउंटिंग पढ़ी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लेकिन पता नहीं था। तो याद रखो, आज के बाद आपसे पूरे फाउंडेशन में कोई अकाउंटिंग पूछे तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। क्या है हमारा मेन ऑब्जेक्टिव? हमारा मेन ऑब्जेक्टिव डिसीजन में हेल्प करना नहीं है। हमें कोई इवेलुएट वैल्युएट नहीं करना कॉस्ट, हमें कैलकुलेट करना है भाई प्रॉफिट। हमारा एक ही काम है, हम कोई मैनेजमेंट को डिसीजन में हेल्प नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे भाई, हम मैनेजमेंट को बोलेंगे लो डाटा दे दो, हम प्रॉफिट निकाल देंगे। हमें हमें प्रॉफिट निकालना बहुत अच्छे से आता है। जैसे वो नहीं बोलता था चुप चुप के अंदर की, ये मेरे को बहुत अच्छे से आता है, राजपाल यादव, वही है जी ये। हमें क्या करना है यहाँ पे, प्रॉफिट निकालना बहुत अच्छे से आता है। पूरी फाउंडेशन में हम प्रॉफिट निकालना सीखेंगे, इनकम में से कैसे एक्सपेंस माइनस करो। कहानी समझ में आई पक्का? हमें ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़नी है ना कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़नी है। आइए वापस। सर फिर पढ़नी कौन सी है बाबूजी? हमें पढ़नी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है जी? हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इज टू कैलकुलेट प्रॉफिट। सर ये प्रॉफिट निकलेगा कैसे? आपने ये तो समझा दिया कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इज टू कैलकुलेट प्रॉफिट, बट सर जी ये प्रॉफिट निकलेगा कैसे? कैसे निकलेगा प्रॉफिट? सर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको 5 प्रोसेस से होके गुजरना पड़ेगा, आपका प्रॉफिट निकल जाएगा, याद रख। किसी भी फाइनेंशियल अकाउंटेंट को प्रॉफिट निकालने के लिए ये 5 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। आप इसको प्रोसेस बोल दीजिए, आप इसको स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग बोल दीजिए, आप इसको कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दीजिए, जो आपका मन करे वो बोलिए। ये 5 काम करोगे तब जाके आपका प्रॉफिट निकलेगा। सर क्या क्या काम है? सर जी सबसे पहला काम है रिकॉर्डिंग दी ट्रांजेक्शन। सर क्या 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 क्या? रिकॉर्डिंग दी ट्रांजेक्शन। भैया सुनो, पहले तो 2-3 बातें डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम एक ट्रैक पे आ जाएं। आप बताओ हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कैलकुलेट प्रॉफिट। बताना बिजनेस अपना प्रॉफिट निकालती कब है? डेली बेस पे, है ना? क्या लगता है आपको प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? रोज के रोज? चलो घर चलें, आओ प्रॉफिट निकालें। अच्छा मंथली, अच्छा, महीने में एक बार प्रॉफिट निकालते हैं। क्वार्टरली, है ना? 3 महीने में एक बार। तो कैसे निकालते हैं जलील बताओ? हम प्रॉफिट निकालते हैं एनुअल बेस पे। आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म चलेगा, बट प्रॉफिट कैलकुलेट कब करोगे? रोज थोड़ी करने बैठ जाओगे। आपको क्या लगता है कि ये जो भी जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन है, रोज रात को शाम को पेंसिल लेके बैठ जाते हैं, है ना? कि इधर ली ठंडी वाली चाय और इधर ली पेंसिल रजिस्टर, रोज का प्रॉफिट निकालते हैं। ये भाग्यवान, आज हमने इतना प्रॉफिट कमाया। अबे भैया धंधा कैसे चलाओगे? रोज का प्रॉफिट निकालोगे तो? प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं एनुअल बेस पे, ईयर के एंड पे, 31 मार्च या 31 दिसंबर। ईयर के एंड में आपको प्रॉफिट निकालना है, साल के एंड एंड में। अगर आप साल के अंत में प्रॉफिट निकाल रहे हो, अगर आप ईयर के एंड में प्रॉफिट निकाल रहे हो, तो आपको प्रॉफिट कैलकुलेट ईयर के एंड में करना है। तो समझ में आई? आपको प्रॉफिट कब कैलकुलेट करना है? ईयर के एंड में प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो ईयर के एंड में जाके सारी बातें क्या याद रखोगे क्या? आप क्या सारी बातें याद रखोगे? है ना? कि आज से 3 महीने पहले हमने ये माल बेचा था। अच्छा, अरे नहीं भाई, आपको सारी चीजों को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो आपका सबसे पहला काम क्या है? रिकॉर्ड करो। क्या रिकॉर्ड करो? आपको रिकॉर्ड करना है ट्रांजैक्शंस। सर जी क्या होता है ट्रांजैक्शन? इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस। सर क्या होती है बिजनेस ट्रांजैक्शन? उसकी चर्चा भी कर लेते हैं। देखो मैं बहुत बेसिक से करा रहा हूं। मैं ऐसा मान रहा हूं कि आपने अकाउंट्स या तो नहीं पढ़ी, और नहीं पढ़ी भी है तो आओ ना बेसिक से डिस्कस करेंगे। सीधा जाके बड़े चैप्टर में घुसने का क्या फायदा? पहले पता तो वो सब कुछ एक फ्लो पे तो आ जाए हम लोग। सर क्या होती है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स? सर बिजनेस ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होती है जो 2 कंडीशन पूरी करते। अगर ये 2 कंडीशन पूरी कर देना तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है। मतलब किसी भी बात को ट्रांजेक्शन तब मानेंगे जब वो ये 2 बातें पूरी कर दे। सर जी कौन कौन सी 2 बातें? पहला फाइनेंशियल करेक्टर। सर व्हाट इज फाइनेंशियल करेक्टर? फाइनेंशियल करेक्टर का मतलब होता है रिलेटेड टू बिजनेस। मतलब आप भली भांति जानते हो हमारी पूरी की पूरी अकाउंटेंसी में बिजनेस और बिजनेसमैन आर 2 सेपरेट लीगल एंटिटी। मान लीजिए मैं सीए राकेश कालरा, मैं एक बिजनेस खोलता हूं, इमेजिन करो, ठीक है? मान लीजिए मैं सीए राकेश कालरा, ये एक मिस्टर आर के नाम से एक हूं बिजनेसमैन, है ना? और मैंने एक बिजनेस खोला आर के जी गारमेंट्स के नाम से, है ना? कपड़े का धंधा खोला।
ये मेरा बिजनेस है और मैं क्या हूं बताना, बिजनेसमैन। रियल लाइफ में तो दोनों सेम होते हैं, बट अकाउंटिंग कहता है दे आर टू सेपरेट लीगल एंटिटी। बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती। जो भी अकाउंटिंग आप कर रहे हो बिजनेस के नजर से हो रही है, बिजनेसमैन के नजर से नहीं। इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल करेक्टर। एक ट्रांजैक्शन को ट्रांजैक्शन तब माना जाएगा, रिकॉर्ड तब करोगे जब वो रिलेटेड टू बिजनेस हो, मतलब फाइनेंशियल करेक्टर हो। रिलेटेड टू बिजनेस मतलब, सर एग्जांपल से समझाओ, मजा नहीं आ रहा, आओ मजा करते हैं। मैं बताता हूँ, अब मेरे वाला एग्जांपल याद रखना, मिस्टर आर बिजनेसमैन और आर के जी गारमेंट हो गया मेरा गारमेंट का धंधा, बिजनेस। मैंने अपने बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल खरीदा, बताना क्या ये बिजनेस से रिलेटेड है? हाँ। बिजनेस के एम्प्लॉय को सैलरी दी, क्या ये बिजनेस से रिलेटेड है? जी हाँ। मैंने रॉ मटेरियल से माल बनाकर शर्ट बनाई और बेची, सेल करा, क्या ये बिजनेस से रिलेटेड है? हाँ। मैंने बिजनेस का रेंट जमा कराया, बिजनेस से रिलेटेड है? हाँ। बिजनेस की इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा कराया, क्या ये रिलेटेड है बिजनेस से? हाँ। मैंने कार खरीदी, मैंने एक नई कार खरीदी, क्या ये बिजनेस से रिलेटेड है? नहीं, ये बिजनेसमैन से रिलेटेड है। बिजनेसमैन से, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए कार खरीदी है, इसे ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे, इसे बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बिजनेसमैन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होती, याद रखना ये बात। तो फाइनेंशियल करेक्टर का मतलब बिजनेस से रिलेटेड हो। मैंने जो कार खरीदी, मैं बिजनेसमैन हूं यार। अच्छा बताना, बिजनेस के लिए कार खरीदी या ट्रक खरीदा माल ले जाने के लिए, ये है ट्रांजेक्शन। कहानी समझ में आई? कहानी समझ में आई? पर्सनल नहीं होनी चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या कहता है जी, जरा सुनना। दूसरी बात बोलता है मनी मेजरमेंट। सर जी व्हाट इज मनी मेजरमेंट? सर किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड तभी किया जाएगा जब उसकी मनी में मेजरमेंट हो सकती है, मतलब उसकी मॉनेटरी वैल्यू हो सकती है। अगर किसी चीज की मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, चाहे वो ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है, उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसका बिजनेस में रिकॉर्ड तभी होगा जब वो मनी में मेजर हो सकता है, मतलब विच कैन मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब इन दोनों बातों का पूरा होना जरूरी है मेरे बच्चा। दोनों बातें, सर एग्जांपल मैं बताता हूँ। बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल खरीदा, चेक करो फाइनेंशियल करेक्टर है, बिजनेस से रिलेटेड है? हाँ। क्या इसकी मॉनेटरी वैल्यू है? हाँ बिल्कुल है, बताओ कैसे? भैया रॉ मटेरियल खरीदा तो कुछ पैसे का ही खरीदा होगा ना, 5 लाख 10 लाख का, बिल्कुल। मैंने बिजनेस से माल बेचा, बताओ क्या ये बिजनेस से रिलेटेड है? हाँ। करेक्ट, फाइनेंशियल करेक्टर है, बिजनेस ने माल बेचा, क्या मॉनेटरी वैल्यू है? हाँ। मैंने बिजनेस के एम्प्लॉय को सैलरी दी, क्या ये जरूर बताओ बिजनेस से रिलेटेड है? हाँ। तो बिजनेस का एम्प्लॉय है, क्या मॉनेटरी वैल्यू है? और क्या हाथी घोड़े दिए होंगे उसको मैंने? क्या दिया होगा? पैसे ही दिए होंगे ना, मनी दिया होगा, मॉनेटरी वैल्यू है। इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा कराया बिजनेस का, क्या ये फाइनेंशियल करेक्टर है? हाँ। क्या ये मॉनेटरी है? हाँ। इलेक्ट्रिसिटी बिल में क्या दिया होगा? मनी मनी दिया होगा ना। मैंने एक एम्प्लॉय को, बिजनेस के एम्प्लॉय को, बिजनेस के सारे लोगों के सामने एक एनुअल डे में स्टेज पे बुलाकर उसकी तारीफ करी, एप्रिसिएशन किया। सबके सामने बोला कि यार ये जो लड़का है ना, ये जो लड़का है सुशील, ये मेरी कंपनी का वैल्यूएबल एम्प्लॉय है। इसकी ये है तो ये कंपनी चल रही है, वरना नहीं चल रही। इतनी तारीफों के पुल बांधे मैंने अपने सारे एम्प्लॉइयों के सामने इसके, कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब इतनी तारीफ करके एक हार पहनाया मैंने इसको, और सबके सामने इसकी तारीफ करके तालियां बजवाई, 2000 एम्प्लॉई उसके सामने। जो 2000 एम्प्लॉई नहीं जानते थे ना सुशील नाम का एम्प्लॉई, अब सब जानते हैं। हाँ मुझे बस इतना बताओ, क्या सुशील चौड़ा होके नीचे उतरेगा स्टेज से और सबके पास जाएगा ना? सुशील बताओ इस फीलिंग को महसूस दोबारा करने के लिए और एक्स्ट्रा काम करेगा, और ज्यादा मेहनत करेगा। और वो तो छोड़ो, सुशील को देख के अगली बार सबको स्टेज पे आने का मन करेगा कि हमारी भी ऐसी तारीफ हो, सब मेहनत करेंगे। क्या मेरे बिजनेस की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। क्या मेरे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। क्या ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है? बट क्या मैं इसे रिकॉर्ड कर सकता हूं? नहीं। तारीफ करना मॉनिटरी थोड़ी होता है। मैंने जो उसको स्टेज पे बुला के उसकी तारीफ करी, कितनी? 250 रुपए की तारीफ करी, कि ले मेरा बाबू कितना चुनना बच्चा है, 250 रुपए की तारीफ ऐसे करा मैंने। तारीफ इंसेंटिव होता है बेटे कैश में, एप्रिसिएशन थोड़ी कैश में होता है। इंसेंटिव होता है कैश में। अगर मैं सुशील को 2 लाख रुपए दे देता, ये इंसेंटिव है। एप्रिसिएशन मतलब तारीफ करना, ये रिकॉर्ड नहीं हो सकता बिजनेस में। कारण बताओ क्यों? भैया ये मॉनिटरी नहीं है ना। फाइनेंशियल करेक्टर तो है बट मॉनिटरी नहीं है। समझे मेरी बात? तो दोनों बातों का होना जरूरी है। अगर ये दोनों बातें पूरी हो जाएंगी तो आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हो।
सर जी ठीक है, समझ गए बात, रिकॉर्ड कर लेंगे। इसके बाद सर रिकॉर्डिंग चलेगी डेली बेसिस पे, याद रखना। बिजनेस का प्रॉफिट चाहे ईयर एंड के निकालेंगे, एंड पे निकालेंगे, बट आप याद रखना रिकॉर्डिंग हमेशा डेली बेसिस पे होती है। सर कहां करेंगे रिकॉर्ड? याद करो, याद करो, कहां करेंगे रिकॉर्ड? सर हम रिकॉर्ड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्रीज। सर जो ये पूरे साल हम जर्नल एंट्री डालते हैं, ये रिकॉर्डिंग ही तो कर रहे होते हो। आपने पूरे साल जितनी भी जर्नल एंट्री डाली है, क्या कर रहे हो आप ये जर्नल एंट्री डाल के? रिकॉर्डिंग दी ट्रांजैक्शन ही तो कर रहे हो। सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना सबसे पहला काम ही यही है हमारा। रिकॉर्डिंग करने के बाद क्या करना है? रिकॉर्डिंग करने के बाद आपका अगला स्टेप है इज कॉल्ड क्लासिफाइंग। सर व्हाट इज क्लासिफाइंग? नीचे लिखा हुआ है बेटे, पढ़, ग्रुपिंग। सर ट्रांजैक्शन एक जैसी थोड़ी होती हैं, बहुत सारी होती हैं। एक दिन में माल बेच भी रहे हैं, माल खरीद भी रहे हैं, सैलरी भी दे रहे हैं, रेंट भी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी जमा करा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये सब क्या है? ट्रांजैक्शन ही तो है। पूरे साल में 365 दिन में बहुत सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएंगी। अब अगर मैं अपने अकाउंटेंट को बुलाऊं, मान लीजिए मैं कंपनी का मालिक, मेरी कंपनी आरकेजी गारमेंट, और मान लो ये पुनीत नाम का मेरा अकाउंटेंट। मैंने इसको बोला हाँ भाई रिकॉर्डिंग चल रही है बढ़िया, कह रहा हाँ सर सारी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मस्त एकदम सुंदर सुंदर जर्नल एंट्री है बढ़िया। मैंने कहा ठीक है। मैंने 4 5 6 महीने बाद इसको बोला भाई कितनी सेल हो गई? इसने मेरे मुंह पे वो सारा जर्नल एंट्री वाला थप्पा मार दिया, लो देख लो। और मैंने इससे क्या पूछा था? जर्नल एंट्री बता दे। मैंने क्या सारी जर्नल एंट्री मार दे मेरे मुंह पे? मैंने बोला था भाई मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, ये सेल कितनी हुई ये बता दे। मैं तो खाली एक फिगर जानना चाहता हूँ ना, सेल की। क्या करना चाहिए था मेरे इस पुनीत नाम के अकाउंटेंट को? इस अकाउंटेंट को सारी एंट्रियां डालने के बाद सिमिलर सिमिलर ट्रांजैक्शन को एक लेजर में ग्रुप कर देना चाहिए था। मतलब सेल की सारी ट्रांजैक्शन एक जगह, परचेज की सारी ट्रांजैक्शन एक जगह, सैलरी की सारी एक जगह, रेंट की सारी एक जगह, इलेक्ट्रिसिटी की सारी एक जगह। मतलब हर ट्रांजैक्शन का अलग अलग ग्रुप बनाना चाहिए था। रिकॉर्ड करने के बाद ग्रुपिंग करना जरूरी है। जब मैं इससे बोलता बेटे मेरी सेल क्या हुई है, तो उसको सब नहीं देखना पड़ता, इसको खाली वो सेल वाला ग्रुप देखना पड़ता, और इसी को बोलते थे हम, याद करो क्या? लेजर पोस्टिंग। तो लेजर पोस्टिंग इज नन अदर देन क्लासिफाइंग। यार क्लासिफाई तो कर रहे हो आप। चलो जी, आपने सब सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद आपने सबका अलग अलग ग्रुप बना लिया, चलो जी क्लासिफाइंग भी हो गया। क्लासिफाइंग के बाद क्या करना है सर आपको? क्लासिफाइंग के बाद क्या है? मैंने इससे पूछा पुनीत नाम के अकाउंटेंट से, बेटा मेरी सेल कितनी हुई? अब ये मेरे पे सारी रिकॉर्डिंग मुंह पे नहीं मार रहा, कह रहा ये लो सेल का रजिस्टर मुंह पे मार दिया। मैंने कहा मतलब? कह रहा देख लो। अब मैंने भाई तेरे से एक अमाउंट मांगी है कि मेरी सेल कितनी हुई, मेरे मुंह पे रजिस्टर क्यों मार रहा है यार? मैं धंधा संभालूं या ये टोटल करने बैठूं? इसने बोला सर सर सर, मेरी गलती मेरी गलती। आप मुझे बताओ पुनीत अकाउंटेंट को क्या करना चाहिए था? सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद, अलग अलग ग्रुप बनाने के बाद, सबको जोड़ना भी तो था। सेल का टोटल भी तो चाहिए मेरे को। यानी अगला काम है समराइजिंग। यानी क्या करना है जल्दी बताओ? समराइजिंग में टोटलिंग करो, टोटलिंग। टोटल करके दो मुझे कि भैया आपका सेल का टोटल क्या है। और याद करो मेरे समझदार बच्चों, टोटलिंग को तो ही ट्रायल बैलेंस बोलते थे। समझ में आ रहा है? ये जो आप सब पढ़ते थे ना पहले 11th में, वो सब यही था। आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? आप अपने ऑब्जेक्टिव से मत भटकना। हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो हरे कलर के डब्बे में है, जल्दी बताओ क्या है? जल्दी बताओ, हरे कलर के डब्बे में है, जल्दी बताओ क्या है? अबे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टू कैलकुलेट प्रॉफिट। दिस इज अवर मेन ऑब्जेक्टिव। इस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम रिकॉर्ड। क्या रिकॉर्ड करोगे? कुछ भी रिकॉर्ड कर दोगे? नहीं, सबसे पहले काम करोगे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड। रिकॉर्डिंग दी ट्रांजैक्शंस। सर एक ट्रांजैक्शन को ट्रांजैक्शन कब माना जाता है? एक ट्रांजैक्शन को ट्रांजैक्शन तब माना जाता है जब वो दो बातें पूरी करे। कौन कौन सी दो बातें? पहला फाइनेंशियल करेक्टर। सर व्हाट इज फाइनेंशियल करेक्टर? फाइनेंशियल करेक्टर मतलब रिलेटेड टू बिजनेस होना चाहिए। किससे रिलेटेड होना चाहिए? बिजनेसमैन से, इंसान से, आदमी से, लौंडे से, जलील लौंडे से। तेरे को क्या नाम? किससे? बिजनेस से होना चाहिए, बिजनेसमैन से नहीं। दूसरी बात क्या कहता है बताना? उसकी मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए। ये दोनों बातें पूरी हो गई तो रिकॉर्ड कर दो। रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफाई करो, अलग अलग ग्रुप बनाओ, सेल का अलग, परचेज का अलग। अगला काम समराइज, टोटल करो। जब सब कुछ हो जाए तो अपने पर्पस को अचीव करो। क्या? एनालाइज एंड इंटरप्रिएट द रिजल्ट। यानी प्रॉफिट एंड लॉस निकालो।
भैया एक बात बताओ, आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस निकालना। अब वही कर रहे हो ना? सर ये क्या लिखा है? एनालाइज एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। बाबूजी मेरी बात सुनो, रटना नहीं। एनालाइज एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट का मतलब क्या है? एनालाइज एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट का मतलब क्या है? कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है। हमारे लिए रिजल्ट क्या होता है? हम स्टूडेंट है, हमारे लिए रिजल्ट का मतलब क्या होता है? या तो पास या तो फेल। यही होता है ना? हमारे लिए रिजल्ट का मतलब है आइदर पास या फेल, और तो कुछ नहीं होता हमारे लिए, है ना? लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता। बिजनेस का पास और फेल क्या डिसाइड करेगा? प्रॉफिट या लॉस। तो वही बोल रहा है, एनालाइजिंग द रिजल्ट, यानी कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कैलकुलेट करके निकालो कि क्या प्रॉफिट हुआ। लो जी, हमने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया। याद करो, इसी में ट्रेडिंग पीएनएल बनता था। ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट, पीएनएल में नेट प्रॉफिट। कहानी समझ आई? हाँ या ना बोलो, रट्टा मत मारो, लॉजिक से बताओ। देखो मैंने आपको क्या बोला था, मेरा फोर्टे क्या है? लॉजिक। आपने कितनी हजारियों बार उस बच्चे से बात करो जो 11th पढ़ चुका है, 11th में अकाउंट्स पढ़ चुका है, कितनी हजारियों बार ट्रेडिंग पैनल नहीं बनाया आपने? जर्नल एंट्री नहीं डाली? बोलना। बोलता चुप के मैं बोलता क्यों नहीं? बोल 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 बोलना, बोलता क्यों नहीं? बोल बोल। नहीं बनाई आपने जर्नल एंट्री? नहीं डाले आपने लेजर? नहीं बनाया आपने ट्रायल बैलेंस? ट्रेडिंग पैनल नहीं बनाया? लेकिन क्या आपको पता है ये सारा का सारा यही कहा गया है आपको करने के लिए? बस शब्द वो यूज नहीं करे। और हमें थ्योरी बुरी क्यों लगने लग जाती है? क्योंकि हम थ्योरी को प्रैक्टिकल से जोड़ते नहीं है। हमने कभी दिमाग ही नहीं लगाया कि रिकॉर्डिंग का मतलब जर्नल एंट्री की बात कर रहा है, क्लासिफाइंग का मतलब लेजर की बात कर रहा है, समराइजिंग का मतलब ट्रायल बैलेंस की बात कर रहा है, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग का मतलब पीएनएल बनाने की बात कर रहे हैं। हम सोचते ही नहीं है। हमें लगता है थ्योरी यार, रट्टा मान लो, मम्मा सुन लो, हाथ रख के मैंने याद कर लिया, सुन लो। हम ऐसे करते आए हैं बचपन से थ्योरी। बेटे अकाउंट्स में ऐसी थ्योरी नहीं है। हमारे पास ट्रू फॉल्स आने वाले हैं सीए फाउंडेशन में। 5 नंबर की प्योर थ्योरी आने वाली है, पता होनी चाहिए। पिछली बार वाले पेपर में एडवांटेज आ गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, सोचो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एडवांटेज, क्वालिटी आ गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, क्या क्वालिटी होनी चाहिए। बेटे वो भी तो मेरा फर्ज है। मेरा फर्ज है आपको सब पढ़ाना। तो मैं ये भी पढ़ाऊंगा, सीधी प्रैक्टिकल चालू करा दूं। बेटा चलो जर्नल एंट्री पढ़ते हैं, मजा आएगा क्या? सीधा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ा दूं, नहीं मजा आएगा। मेरा मकसद है आपको पूरा कराना। कहानी समझ में आई? चलो आगे। सर आपने कहा था हमारा ऑब्जेक्टिव है टू कैलकुलेट प्रॉफिट। हम तो अपने ऑब्जेक्टिव पे पहुंच गए, ये प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट, तेरा काम खत्म नहीं हुआ, नहीं खत्म हुआ। आपका ऑब्जेक्टिव था टू कैलकुलेट प्रॉफिट, लेकिन आपने काम अभी खत्म नहीं हुआ। आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, आप प्लीज चैट में इसका जवाब देना जब आप क्लास देख रहे हो। आप क्लास देख रहे हो, चैट में जवाब दो मुझे इसका। पूछू क्या? सर जब आप प्रॉफिट निकालने की बात करते हो तो प्रॉफिट कैलकुलेट करता कौन है? क्या ओनर अपना प्रॉफिट खुद कैलकुलेट करता है या अकाउंटेंट से करवाता है? आप बताओ, प्रॉफिट कौन कैलकुलेट करता है? ओनर? नहीं। कौन कैलकुलेट करता है? अकाउंटेंट। कौन कैलकुलेट करता है? जल्दी बताओ। प्रॉफिट कौन कैलकुलेट करता है? अकाउंटेंट। सर ये अकाउंटेंट पर प्रॉफिट कैलकुलेट करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट ये कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट। मुझे बताओ, आप खुद सोचो, आपको क्या लगता है बड़े बड़े बिजनेसमैन, रिलायंस, टाटा, महिंद्रा, अंबानी, अडानी, ये अपना प्रॉफिट खुद कैलकुलेट करते होंगे? हालांकि इनके लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये फिर भी खुद करते होंगे। तुम्हें क्या लगता है अंबानी ऐसे घर पहुंचता होगा, है ना, मुकेश अंबानी एंटीला में, और ऐसे नहीं सामने उसकी बीवी बैठी हुई है और ऐसे मटर छिल रही होती है, और वो बोलता होगा कि चल आजा नीता अकाउंटिंग करे, ऐसे कान पे पेन लगा के मुनीम की तरह अकाउंटिंग करता होगा? इमेजिन करके देखो, अच्छा लगेगा? एंटीला में बैठ के अकाउंटिंग कर रहा है मुकेश अंबानी? नहीं बेटे, वो क्यों करेगा यार? अकाउंटिंग करेगा अकाउंटेंट। और जब चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा तो उसका काम वहीं खत्म नहीं होता कि निकाल के छोड़ दो। उसका काम है इस प्रॉफिट को कम्युनिकेट करना। किसको कम्युनिकेट करना जी? टू यूजर। ये जानकारी कम्युनिकेट भी करनी है। मान लो मैंने इस पुष्पम नाम के आदमी को एम्प्लॉय बनाया अपना, चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने बोला भाई साहब मेरा प्रॉफिट निकाल दो। उसने बोला हाँ जी सर, रिकॉर्डिंग हो रखी है। मैंने कहा हाँ जी करवा ली है, क्लासिफाई हो गया, लेजर बन गए हैं, ये लो मेरा सब कुछ, मेरा प्रॉफिट निकाल दो। उसने प्रॉफिट निकाला, अपने ड्रॉर में डाला, घर चला गया। उसने बोला सर आपने कहा था हमारा ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट निकालना है, हमने तो प्रॉफिट निकाल दिया। अबे तेरा ऑब्जेक्टिव कैलकुलेट करने के साथ कम्युनिकेट भी तो है। खाली कैलकुलेट करेगा? क्यों पढ़ते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग? क्यों बनाता है ऑडिट रिपोर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट? बेटे कम्युनिकेट भी तो करना है, सिर्फ बताना भी तो है। किसको बताना है? यूजर को। आपको यूजर को इंफॉर्मेशन देनी है अबाउट दी प्रॉफिट, कि क्या हुआ, रिजल्ट के बारे में जानकारी देनी है। आपका काम सिर्फ और सिर्फ कहां खत्म होता है? कैलकुलेशन पे नहीं। आपको कम्युनिकेट भी करना है। किसको कम्युनिकेट करना है सर जी? हमें कम्युनिकेट करना है टू दी
यूजर सर, दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग यूजर। नाम याद रखना, क्या बोलते हैं इसको, जल्दी बोलो। काउंटिंग यूजर। उसको ये जानकारी देनी है कौन होता है यूजर, अभी इसकी चर्चा करते हैं। पहले बताओ कहानी समझ में आई? यहां तक की कहानी समझ में आई? मैं आप पे थोप नहीं रहा, आराम से ठंडे दिमाग से सोचो और जवाब दो। कहानी समझ में आई? का मैं पानी पीता हूं, आप जवाब दो, जल्दी बताओ। सर है क्या हमारी अकाउंटिंग? क्या पढ़ना है अकाउंटिंग में? बोलते क्यों नहीं हो? अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों बनाया है ये सब्जेक्ट? क्यों पढ़ा रहे हैं फाउंडेशन में? अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव इज टू कैलकुलेट प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। कैसे निकालेंगे? कौन सी अकाउंटिंग है ये? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कैसे निकालोगे प्रॉफिट? सर जी प्रॉफिट निकालने के लिए 5 प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला काम रिकॉर्ड करेंगे। क्या रिकॉर्ड करेंगे? ट्रांजैक्शंस को, जो फाइनेंशियल करेक्टर हो और मनी मेजरमेंट हो, मतलब बिजनेस से रिलेटेड और मनी से रिलेटेड, मनी में कन्वर्ट हो सके। उसके बाद हम ग्रुप क्लासिफाइंग करेंगे, मतलब ग्रुप बनाएंगे, लेजर बनाएंगे। उसके बाद समराइज करेंगे यानी टोटलिंग करेंगे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे। लास्ट में कम्युनिकेट करेंगे टू द यूजर को। समझे? आपको पता है मैंने आपको ये प्रोसेस सिखाए हैं या स्टेप्स बोल लो, मैंने कुछ नहीं करा। मैंने आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन सिखाई है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। हाँ, पढ़ा है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। मैं पढ़ाता हूँ ना, तूने नहीं पढ़ा होगा, मैं पढ़ाता हूँ। अकाउंटिंग की डेफिनेशन है बाबूजी ये, ध्यान से पढ़ो। सामने स्क्रीन पे देखो, बहुत बार आपने पढ़ी होगी ये। नहीं पढ़ी तो मैं पढ़ाता हूं। देखो, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। बेटे ये साईं कृपा, साईं बाबा मेरे, ये वाटर मार्क आपको मेरी हर बुक में मिलेगा, साईं कृपा। ऑल्दो आई एम डिसाइडिंग टू रिमूविंग इट। साईं कृपा मैं छोटा सा इसके साथ चेंज कर दूंगा। साईं कृपा मतलब मैं साईं बाबा को बहुत मानता हूं, तो मैं चाहता हूं कि जब आप ये किताब पढ़ें तो साईं विल ब्लेस यू। आप पे भी साईं बाबा थोड़ा नजर रखें। मेरा तो देख लेता है वो, मेरे लिए तो है वो, तो आपके लिए भी हो, तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप पे भी रहे। तो ये साईं बाबा इज, साईं कृपा इज साईं भगवान। चलो, accounting is an art of recording, classifying and summarizing in a significant manner. Sir, what is significant manner? एक बात बता, एक बात बता, जब आप ये सब कर रहे हो, क्या हैब्जेड मैनर में कर दोगे? हैब्जेड मैनर में कि एक काम करोगे, पहले पहले समराइज कर दोगे, फिर क्लासिफाई करोगे, फिर रिकॉर्ड करोगे? बोल ना भाई, सिग्निफिकेंट मैनर में करेगा ना। पहले रिकॉर्ड करेगा, फिर क्लासिफाई करेगा, फिर समराइज करेगा, फिर एनालाइज। भैया एक बात बताओ, पहले कम्युनिकेट कर दो, बाद में कैलकुलेट कर देना, ऐसे होता है क्या? आप मुझे बताओ, घर जाके आज बोलो कि सुनो पापा, मेरे अकाउंट्स में आ गए 90 नंबर। कम्युनिकेट कर दिया मैंने आपको। अबे जलील आदमी, पहले रिजल्ट ले तो आ, उसके बाद कम्युनिकेट करियो ना। यानी कम्युनिकेट बाद में होगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना। पहले रिकॉर्ड होगा, फिर क्लासिफाई होगा, फिर समराइज होगा, फिर प्रॉफिट निकलेगा, लास्ट में कम्युनिकेट करेंगे। तो यानी ये सब होगा सिग्निफिकेंट मैनर में, हैप्जेड मैनर में नहीं। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, जो मनी में हो, ट्रांजेक्शन इवेंट विच आर ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड हो, एंड इंटरप्रेटेड द रिजल्ट। और ये डेफिनेशन किसने दी है? इंस्टीट्यूट ऑफ, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने। अकाउंटिंग मैंने यही पढ़ाया आपको। मैंने आपके सामने बस क्या करा, पूरी अकाउंटिंग की डेफिनेशन को खोल दिया अकाउंटिंग प्रोसेस बना के। यही मेरा लॉजिक है कि भैया जब समझाओ ना, तो बच्चे के दिमाग से निकले ना, उसके दिमाग में भर जाए जिंदगी भर के लिए कि वो पढ़ क्या रहा है, क्यों पढ़ रहा है। कैसे तो सब पढ़ा रहे हैं, कहां से तो सब पढ़ा रहे हैं। मेरा मोटिव वो है ही नहीं, मेरा मोटिव है लॉजिक। आज अगर बैठो तो मेरे से पढ़ने के बाद ना, अगर आपको कोई 11th का बच्चा मिले, उसे बिठाओ साथ में और उसे सिखाओ कि मैं बताता हूं बेटे, तुझे नहीं पता अकाउंटिंग क्या होती है। मैं बताता हूं, अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है। हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़नी है। सारा प्रोसेस समझाओ उसको। इतना प्रतिपूर्ण कर दूंगा मैं आपको बेसिक के अंदर। प्रतिपूर्ण मतलब कैपेबल। सर हिंदी, हाँ बेटे। चले चले चले, आशा रखता हूं समझ में आओगी मेरी बात पक्का। लास्ट स्टेप क्या था बताना, लास्ट स्टेप क्या था? कम्युनिकेट द रिजल्ट टू द यूजर। यूजर को रिजल्ट बता दो। यूजर कौन होता है? हु इज द यूजर? मैं 1 मिनट के लिए शांत हो रहा हूं, आप जवाब दो। कौन होता है यूजर? हु इज द यूजर? यूजर कौन होता है? अभी तक आपके मन में ख्याल आ रहा होगा, सर ओनर।
ओनर, ओनर, मैंने बताया, है ना? मन में ख्याल आ रहा होगा, सर, यूजर में ओनर, सर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, सर सीईओ, सीईओ। ओनर कौन होता है? यूजर। सर पता है आपको, यूजर यहाँ जो वर्ड यूज हो रहा है ना, इज अकाउंटिंग यूजर। कौन होता है अकाउंटिंग यूजर? मैं बताऊं आपको, अकाउंटिंग यूजर का मतलब जब कभी भी वर्ड आ जाए तो याद रखना, अकाउंटिंग यूजर इज द पर्सन इंटरेस्टेड इन नोइंग द रिजल्ट ऑफ द कंपनी, यानी बिजनेस का प्रॉफिट लॉस जानने वाला इंसान, जिसको ये जानने में इंटरेस्ट है कि आपने क्या कमाया, वो आपका अकाउंटिंग यूजर है। जिसको ये जानने में इंटरेस्ट है आपने क्या कमाया, वो आपका अकाउंटिंग यूजर है, याद रखना। अकाउंटिंग यूजर की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी है, मतलब जिसको जानने में ये इंटरेस्ट है कि आपने क्या कमाया, वो अकाउंटिंग यूजर है। मतलब अकाउंटिंग यूजर कौन है? जो ये जानना चाहता है कि आपने प्रॉफिट किया या लॉस किया, आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो यूजर है। समझ गया ना? जिसको इंटरेस्ट है जानने में, क्या जानने में? प्रॉफिट लॉस जानने में। हर गली मोहल्ले में एक ऐसी आंटी नहीं होती जिसको बहुत उत्सुकता होती है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है जानने में कि अरे पड़ोस वाले के घर में क्या हुआ, अरे किसका मतलब किसके घर में क्या आया, किसकी शादी किससे हुई, किसका बेटा किसको लेके कब भागा, और किसका बेटा क्यों अभी तक नहीं भागा। होती है ना एक आंटी, हर मोहल्ले में होती है, हर जगह, हर किसी के घर के पास एक ऐसी आंटी जरूर होती है, हर किसी के घर के पास होती है। वो भी तो यूजर है, लेकिन बेटे वो अकाउंटिंग यूजर नहीं है, वो गॉसिप यूजर है, उसको गॉसिप में इंटरेस्ट है। अकाउंटिंग यूजर ही होता है जिसको प्रॉफिट एंड लॉस जानने में इंटरेस्ट होता है, उसे बोलते हैं अकाउंटिंग यूजर। सर हम समझ गए, हम समझ गए, हमें सब समझ में आ गया अकाउंटिंग यूजर कौन है। सर अकाउंटिंग यूजर के भी टाइप होते हैं। अकाउंटिंग यूजर दो प्रकार का होता है मेरे बच्चा लोग, दो प्रकार का होता है अकाउंटिंग यूजर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सर ये इंटरनल एक्सटर्नल मतलब इंटरनल मतलब एक्सटर्नल मतलब, इंटरनल मतलब जो कंपनी के अंदर होता है, और एक्सटर्नल मतलब जो कंपनी के बाहर होता है। नहीं, यही पढ़ाते आए हैं स्कूल वाले आज तक झोला छाप। इंटरनल मतलब कंपनी के अंदर, एक्सटर्नल मतलब कंपनी के बाहर, ऐसा नहीं होता। इंटरनल मतलब होता है जो वो लोग, इंटरनल मतलब होता है वो लोग हु कैन टेक एंड एग्जीक्यूट बिजनेस डिसीजन। वो लोग जो बिजनेस के डिसीजन को ले सकते हैं या एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आर दी इंटरनल। इंटरनल का मतलब वो नहीं है जो कंपनी के अंदर है इंटरनल, जो कंपनी के बाहर एक्सटर्नल, ना 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 ना, वो नहीं है इंटरनल एक्सटर्नल की डेफिनेशन। इंटरनल का मतलब है जो कंपनी के अंदर नहीं, जो कंपनी के डिसीजन ले सकता है, जो कंपनी के डिसीजन को एग्जीक्यूट कर सकता है, वो इंटरनल है। और जो डिसीजन नहीं ले सकता वो एक्सटर्नल है। जो इंटरेस्टेड तो है लेकिन डिसीजन नहीं ले सकता कंपनी के, कंपनी क्या करेगी, कितना माल बेचेगी, कैसे माल बनाएगी, वो नहीं ले सकता, वो नहीं ले सकता डिसीजन। लेकिन इंटरेस्टेड वो भी है जानने में कि क्या कमाया। तो याद रखना, इंटरनल की डेफिनेशन बहुत बार बच्चे गलत समझते हैं। इंटरनल मतलब जो अंदर है वो इंटरनल, जो बाहर है वो एक्सटर्नल, ना ना ना। इंटरनल मतलब जो डिसीजन ले सकता है वो इंटरनल, जो डिसीजन नहीं ले सकता वो एक्सटर्नल। जैसे इंप्लॉय भी तो बिजनेस के अंदर होता है, अगर मैं तुम्हारी भाषा में चलूं, इंप्लॉय बिजनेस के बाहर होता है क्या? कहाँ होता है इंप्लॉय? इंप्लॉय बिजनेस के बाहर होता है? नहीं, इंप्लॉय बिजनेस के अंदर होता है। तो फिर तो वो भी इंटरनल हुआ। इस डेफिनेशन, तुम्हारी वाली डेफिनेशन के हिसाब से तो इंप्लॉई, वर्कर, वर्कर भी तो बिजनेस के अंदर ही होता है, तो वो भी इंटरनल हुआ। नहीं, ये लोग डिसीजन नहीं ले सकते ना यार। इंप्लॉई डिसीजन इंप्लीमेंट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन ले तो नहीं सकता, है ना? उसके पास क्या करना है इसकी जानकारी आएगी, खुद कुछ नहीं कर सकता वो। मतलब इंप्लॉई जो है वो एक्सटर्नल में आता है, इंटरनल में नहीं आता। आप समझे मेरी बात? इंटरनल कौन हो गया? जो डिसीजन ले सकते हैं। एक्सटर्नल जो डिसीजन नहीं ले सकते। बट यूजर का मतलब है जिसको जानने में ये इंटरेस्ट है कि आपने क्या कमाया। अब मैंने आपके सामने एग्जांपल्स लिखे हैं बड़े सारे। इंटरनल में कौन कौन आ रहा है बताना? ओनर और मैनेजमेंट, यही दो लोग हैं जो डिसीजन ले सकते हैं और उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक्सटर्नल में कौन कौन आ रहा है देखना, जिनका बिजनेस में डिसीजन लेने में कोई एग्जीक्यूशन नहीं है, लेकिन ये जानने में इंटरेस्टेड है। आप एक बार मुझे बताओगे यूजर का मतलब कौन हुआ? बताना, यूजर का मतलब क्या हुआ? वो इंसान जो ये जानने में इंटरेस्टेड है कि आपने क्या कमाया, इज कॉल्ड यूजर। यही बोलते हैं हम। यूजर का मतलब वो आदमी जो ये जानने में इंटरेस्टेड है आपने क्या कमाया, इज कॉल्ड द यूजर। क्यों इंटरेस्टेड है इसकी चर्चा करें, क्यों?
इंटरनल में आ रहा है ओनर। आप मुझे बताओ ओनर जानने में क्यों इंटरेस्टेड है कि हमने क्या कमाया? मुझे बताओ ओनर क्यों इंटरेस्टेड है जानने में? ओनर को क्या लेना देना क्या कमाया है? कैसी कैसी बातें कर रहे हो कालराज जी? ओनर की तो बिजनेस में पैसा है, उसने ही तो बिजनेस चलाया है। वो क्या चाहता है बिजनेस की? प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ। भाई वो बिजनेस का रिजल्ट जानने में क्यों इंटरेस्टेड है? भाई प्रॉफिटेबिलिटी मालिक है वो तुम्हारा। बिजनेस का ओनर ये जानने में इंटरेस्टेड इसलिए है कि उसको तो ग्रोथ देखनी है कि मैं जो धंधा कर रहा हूं उसमें फायदा है भी या नहीं। क्या वो धंधा करके फायदा होगा? बंद करके घर क्यों ना बैठ जाऊं? यार सिंपल सी बात है ना, प्रॉफिटेबिलिटी चेक करता है वो। बिजनेस प्रॉफिटेबल रहेगा नहीं रहेगा। मैनेजमेंट क्यों इंटरेस्टेड है? मैनेजमेंट सर जी, मैनेजमेंट क्यों? सर ये भी तो सर पहले तो एक बारी अभी वो डिस्कस कर लेते हैं। मेरे को लगता है बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। क्या सर, क्या मैनेजमेंट और ओनर सेम होते हैं? हाँ, हो सकते हैं, हो सकते हैं, बट अलग अलग भी होते हैं। आप बताओ, अंबानी ग्रुप के अंदर, रिलायंस ग्रुप के अंदर ओनर इज दी अंबानी साहब। मैनेजमेंट अंबानी जी खुद चला रहे हो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। मैनेजमेंट में लोग रखे होंगे, सीईओ हायर किया होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर हायर किया होगा, बड़े बड़े एमबीए हायर करे होंगे। वो लोग मैनेजमेंट है जो कंपनी मैनेज कर रहे हैं। ओनर जो है वो कमा रहा है। मैनेजमेंट जो है वो जरूरी नहीं है ओनर ही हो। ओनर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कंपनी की टॉप एमडी की पोजीशन पे ओनर ही है, ओनर का बेटा है। वो समझ में आता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे सुंदर पिचाई जी इज नॉट ओनर, वो मैनेजमेंट के पार्ट है। समझ रहे? सीईओ है। पता है ना? नहीं पता? पता है, मैनेजमेंट। समझा ना? तो मैनेजमेंट क्यों इंटरेस्टेड है? मैनेजमेंट को इसलिए इंटरेस्ट है, वो अपने आउटकम ऑफ डिसीजन देखना चाहते हैं। आउटकम ऑफ डिसीजन मतलब सर जी, मैनेजमेंट ये जानना चाहती है कि जितने उन्होंने डिसीजन लिए हैं पूरे साल में, क्या उनका आउटकम सही आया? भाई उन्होंने डिसीजन लिया था कि हम ये वाला काम नहीं करेंगे, ये प्रोडक्ट अब से नहीं बेचेंगे, तो भैया प्रॉफिट में कितना फर्क पड़ा? मैनेजमेंट ने सारा प्लान किया था मैनेजमेंट अकाउंटेंट के साथ मिलके कि यार ये वाला प्रोडक्ट को बेचने में ज्यादा फायदा नहीं है, मार्केट में डिमांड नहीं है, बंद कर देते हैं, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर लेते हैं। अंत में जाके पता लगा प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। प्रॉफिट जिस रेशियो में कमा रहे थे उतना ही कमा रहे हैं। तो मैनेजमेंट को लगेगा हाय अच्छी बात है, जो हमने प्रोडक्ट सोचा था बेकार है, उसको बेचने से कोई फर्क बंद करने से फर्क नहीं पड़ा, दूसरे प्रोडक्ट बिक रहे हैं। तो वो अपना आउटकम चेक करना चाहते हैं। यार सिंपल सी बात है ना, हर कोई रिजल्ट का आउटकम जानना चाहता है ना। मैनेजमेंट भी चाहती है रिजल्ट से आउटकम जानना। यार आप बताओ, आपने भी महाबली बैच ज्वाइन करने का डिसीजन लिया, आप भी तो आउटकम जानना चाहोगे ना कि यार मैंने पढ़ा, मेरे को बड़ा मजा आया, मेरे नंबर इतने सारे आए, तो मेरा पॉजिटिव आउटकम है। मैनेजमेंट भी यही चाहती है। मैनेजमेंट अपना रिजल्ट देख के ये तय करती है कि उसके आउटकम सही थे या गलत थे, जो उसने डिसीजन लिया वो पॉजिटिव थे या नेगेटिव थे। समझे मेरी बात? सर इंप्लॉय क्यों इंटरेस्टेड है? आपसे पूछ रहा हूं मैं, तेरे से पूछ रहा हूँ जलील आदमी, तेरे से। क्यों इंटरेस्टेड है एम्प्लॉय? क्या लेना देना एम्प्लॉय को कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी से? ये मत बोलियो मैं उठा के यहीं से पेंसिल मार दूंगा मुंह पे। ये मत बोलियो सर सैलरी। ओए सैलरी वो अपने काम की लेता है, यहाँ नहीं। पेन छूट गया। सैलरी वो अपने काम की लेता है, यहां नहीं लेगा तो कहीं और काम करेगा, वहां सैलरी लेगा। सैलरी उसकी सर्विस की है यार, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी से उसका क्या लेना देना? कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी से उसकी सैलरी का क्या लेना देना? बस मुझे इतना बताओ। सर, सर कंपनी प्रॉफिट में नहीं जाएगी तो उसकी सैलरी रुक जाएगी, मैंने माना। तो तू सैलरी को क्यों बोल रहा है? सैलरी नहीं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जॉब सिक्योरिटी। सर व्हाट इज जॉब सिक्योरिटी? बेटे सोच, दिमाग लगा, मत मार, लॉजिक खुद सोच। व्हाट इज जॉब सिक्योरिटी? आप कभी किसी ऐसी कंपनी में जॉब करना चाहोगे जहां पे आपकी जॉब सिक्योर ना हो? अगर कोई कंपनी लॉस मेकिंग में है, कंपनी पिछले कई क्वार्टर से, कई सालों से लॉस में जा रही है, इंप्लॉई अगर थोड़ा सा भी समझदार है ना, अगर इंप्लॉई को 2 क्वार्टर में भी लॉस दिख रहा है ना, तो चुपचाप तीसरे क्वार्टर में खड़क जाता है, निकल जाता है कि भैया ये कंपनी लॉन्ग टर्म में लॉस में चली जाएगी। भाई आजकल इंप्लॉई इवैल्यूएट करते हैं कंपनी कि भाई इस कंपनी में जॉब नहीं करूंगा, ये कंपनी में तो ग्रोथ ही नहीं है, कंपनी पिछले साल भी इतने करोड़ कमा रही थी, इस साल भी इतने करोड़ कमा रही है, बेकार है, मैं नहीं करूंगा इसमें। क्यों? क्योंकि कंपनी ग्रो नहीं करेगा तो इसकी जॉब स्टेबल नहीं रहेगी। जॉब सिक्योरिटी के लिए करता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को सैलरी मैटर से ज्यादा जॉब सिक्योरिटी मैटर करता है। मैं तेरे से पूछता हूँ, तेरे से तू जो देख रहा है, तेरे से पूछ रहा हूँ। मान ले मैं तेरे को 2 जॉब ऑफर दूं कि बेटे तू सीए पढ़ रहा है, ध्यान से तू सीए पढ़ रहा है, पढ़ता रहे,
सीए में तेरे से नहीं रुकवा रहा, साथ साथ पार्ट टाइम जॉब ले ले, 2 लाख रुपए महीना करेगा, हाँ या ना बोल। हाँ बोल रहा जलील आदमी है भाई, जॉब तो सुन ले, क्या करवाना है, कैसे करना है, क्या करना, 2 लाख रुपए सुन के कह रहा हाँ करूंगा करूंगा। हाँ, 2 लाख रुपए हर महीने, नया आईफोन, बाबू को घूमी घूमी लेके जाओ। अबे जलील करना क्या है वो तो सुन ले। चल छोड़, आसान काम है, तेरे अकाउंटिंग का ही काम है, 2 लाख रुपए, ठीक है। दूसरी एक और जॉब ऑफर कर रहा हूँ सेम, दोनों में से इधर ऑप्शन है, एक ले सकता है, दोनों नहीं। दूसरा ऑप्शन है कि सीए करता रहे, पढ़ता रहे, साथ में जॉब दे रहा हूं, 50,000 रुपए महीना, 50,000 पर मंथ। कौन सी जॉब करेगा? कौन सी? 2 लाख वाली? सबने आपने 2 लाख ही सोचा, 2 लाख करेगा। आप सबने सोचा 2 लाख सोचा, आपने मेरे से आगे की डिटेल ही नहीं जानी। सर जो 2 लाख रुपए, अब बता रहा हूं, जो 2 लाख रुपए वाली कंपनी है ना, वो एक ऐसी कंपनी है जो पिछले 2 साल से लॉस में चल रही है। मार्केट का उसका शेयर प्राइस गिर चुका है, मार्केट के अंदर अफवाह फैल चुकी है कि ये कंपनी बंद हो जाएगी। एक अभी ऐसी गाइडलाइन आई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, या एक, मैं आई एम नॉट वांट टू यूज दैट वर्ड, बट समझ रहे होगे आप मैं किसकी बात कर रहा हूं। ऐसी गाइडलाइन आई है एक ऐसे बहुत बड़े सेंट्रलाइज बैंक के द्वारा, जिसकी वजह से उसका धंधा ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, एक पार्ट ऑफ सेगमेंट खत्म हो गया है, कंपनी स्टेबल नहीं है, कंपनी लॉस में जा रही है, कंपनी को ग्रोथ नजर नहीं आ रही। आप मुझे बताओ, ऐसी जगह पे 2 लाख रुपए लोगे, कंपनी कभी भी बंद हो सकती है, बड़े बड़े एक्सपर्ट के मान के बैठे हैं कि कंपनी चलेगी नहीं, बंद हो जाएगी, ऐसी जगह जॉब करोगे? या दूसरी कंपनी जो मैंने 50,000 वाली ऑफर करी थी ना, वो रिलायंस इंडस्ट्री थी, आप बताओ कहां जॉब करोगे, सच्ची सच्ची बताओ, कहां जॉब करोगे? 2 लाख वाली में, 50 वाली में? बदल गए ना सब लोग, बदल गए ना, आ गए ना 50,000 वाली पे। सब ऐसे ही करते हैं। क्यों? क्योंकि इंप्लॉय को जॉब सिक्योरिटी चाहिए होती है भाई, वो एक महीने 5 लाख रुपए कमा ले, उसके बाद अगले महीने जॉब छूट जाए, इससे अच्छा तो वो ये 50-50 वाली परमानेंट जॉब ले लेना। वो कहेगा पहले 50 वाली परमानेंट लूं, फिर अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करके नई जॉब ढूंढूंगा, पहले परमानेंट वाली तो मैं छोड़ू ना। आप कभी भी ऐसी कंपनी ज्वाइन नहीं करना चाहते जो लॉस मेकिंग हो, आप स्टेबिलिटी चाहते हो, आप जॉब सिक्योरिटी चाहते हो, और कंपनी अगर प्रॉफिट में होगी तो जॉब सिक्योरिटी होगी। एम्प्लॉय इंटरेस्टेड क्यों नहीं होगा कंपनी के रिजल्ट में? वो देखना चाहता है ना कि स्टेबल कंपनी है या नहीं है। मैं जिस कंपनी हूं, मेरा मैं वहां पे जाकर टिकूंगा नहीं टिकूंगा, मतलब कंपनी टिकेगी नहीं टिकेगी। भैया आजकल एम्प्लॉय एवेल्युएट करते हैं। मैं देखो, आई एम टेकिंग थोड़ा सा अलग रूट, लेकिन सोच के बताना, आई एम टेकिंग जस्ट हल्का सा अलग रूट। एक बात बताओ, कभी ना कभी आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे, चलो ये अच्छा छोड़ो, ये बताओ, आपके हिसाब से हाई पेइंग जॉब, हाई पेइंग पैसा किस में ज्यादा है, प्राइवेट जॉब में या गवर्नमेंट जॉब में? आपके हिसाब से कहां ज्यादा पैसा मिलता है? मैं व्हाइट मनी की बात कर रहा हूं, ब्लैक मनी की नहीं। कहां ज्यादा पैसा मिलता है, गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में? मल्टीनेशनल कंपनी, बैंगलोर में सिचुएटेड मल्टीनेशनल कंपनी में आपको ज्यादा सैलरी मिलेगी, या आपको गवर्नमेंट जॉब में ज्यादा सैलरी मिलेगी? सही सोचा आपने, प्राइवेट जॉब में ज्यादा मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब में सैलरी ज्यादा नहीं मिलती, गवर्नमेंट जॉब आपको ज्यादा सैलरी नहीं देती, आपको प्राइवेट जॉब में ज्यादा सैलरी मिलती है, कई बार दो दो गुना ज्यादा सैलरी मिलती है। मुझे बताओ, जब गवर्नमेंट जॉब में ज्यादा सैलरी नहीं होती, लोग पागल क्यों है फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए? क्यों चाहते हैं लोग गवर्नमेंट जॉब लग जाए उनकी? क्यों चाहते हैं? क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनी के अंदर एक रिस्क रहता है अबाउट लूजिंग दी जॉब। गवर्नमेंट कंपनी में जॉब सिक्योरिटी है, सिक्योर है आपकी जॉब यार। आप रिटायर हो जाओगे तब आपको निकाला जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आपने जरूर इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया पे कई बार देखा होगा, कई बार एक ऐसी फोटो आती है कि अत्यंत कैटरीना कैफ जैसी, आलिया भट्ट जैसी सुंदर लड़की, और कतई खराब पति। मतलब मैं कह रहा हूं ऐसा पति कि आपको देख के लगता है कि यार ये आदमी की शादी हो रही है यार। नहीं देखी आपने? आती है यार, आती है, कई बार आती है इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे ऐसी फोटो कि भैया स्टेज पे पति पत्नी बैठे होते हैं, पत्नी इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, मैं कह रहा हूं कैटरीना कैफ तुम्हारी भाभी दीपिका पादुकोण फेल, समझ आप? और लौंडा कतई, मतलब कतई बेकार। मतलब मैं कह रहा हूं ऐसा कि क्या ही बताऊं मैं आपको, समझ रहे आप? उस फोटो का ना पहला कमेंट पढ़ के देखा करो, कभी भी पहला कमेंट, उसमें पहला कमेंट हमेशा हर दुनिया ही लिखती है, अबे इसकी गवर्नमेंट जॉब होगी। इसकी गवर्नमेंट जॉब होगी तभी इतनी अच्छी सुंदर बीवी मिली। क्यों बेटे गवर्नमेंट जॉब को इतना इतना फैंटेसाइज किया जाता है? जॉब सिक्योरिटी ना यार, इसलिए एम्प्लॉय इंटरेस्टेड होता है, याद रहेगा पक्का। एम्प्लॉय क्यों इंटरेस्टेड है? वर्कर क्यों इंटरेस्टेड है? वर्कर, वर्कर बेटे इंसेंटिव, यार कंपनी प्रॉफिट में जाएगी तो इनको इंसेंटिव मिलेगा। वर्कर और एम्प्लॉय में क्या फर्क होता है सर? एम्प्लॉय बेटे ऑफिस में काम करता है, ब्लू कॉलर एम्प्लॉय बोलते हैं इसको, व्हाइट कॉलर कंपनी ऑफिस में, वर्कर फैक्ट्री में काम करता है, डेली वेज अर्नर होते हैं। सर वर्कर को ना, वर्कर को इंसेंटिव और बोनस मैटर करता है। कंपनी अगर लॉस में है तो इसका इंसेंटिव मर गया,
इसका बोनस मर गया। कंपनी अगर हाई प्रॉफिट में जाएगी तो इसको बोनस देगी, दिवाली बोनस मिलेगा। तो बस वो यही जानना चाहता है कि बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन्वेस्टर क्यों इंटरेस्टेड है? इन्वेस्टर, अरे भैया क्यों नहीं होगा इन्वेस्टर इंटरेस्टेड? क्यों नहीं होगा इन्वेस्टर इंटरेस्टेड? भैया इन्वेस्टर ने आपकी कंपनी में पैसा लगाया है, उसको आपकी कंपनी से क्या चाहिए? रिटर्न चाहिए। वो चाहता है आपकी कंपनी से पैसा वापस आए। वो आपके रिजल्ट पे आंखें ताड़ के चील की तरह बैठा रहेगा कि है ये कंपनी प्रॉफिट में जा रही है नहीं जा रही, मेरा पैसा लगाया हुआ डूब तो नहीं जाएगा। वो चाहता है आपने क्या, वो आपको फोन कर करके मंगवाएगा, हाँ भैया तैयार होगी बैलेंस शीट, हाँ भैया आ गया आंसर, भर दी रिटर्न, देना जरा कॉपी फटाफट। खुद आ जाएगा इन्वेस्टिगेट करने कि भैया वो इन्वेस्टर है, उसका लगाया हुआ पैसा का रिटर्न आएगा नहीं आएगा, उसके पैसे पे वो अर्निंग कर पाएगा नहीं कर पाएगा। इन्वेस्टर शार्क टैंक वाले जो है, तुम्हें क्या लगता है ऐसे ही दे देते हैं इन्वेस्टमेंट? क्या करते हैं वो? भैया पूरा एनालाइज करते हैं, उसके बाद फॉलो अप करते हैं, उसके बाद पैसा लगाने के बाद भी फॉलो अप चलता रहता है। समझे ना? तो इन्वेस्टर क्यों इंटरेस्टेड है बताना? कंपनी का प्रॉफिट जानने में, रिजल्ट जानने में। क्यों है वो इंटरेस्टेड? क्योंकि उसका रिटर्न है यार, उसने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, वो जानना चाहता है आपने क्या कमाया। बैंकर क्यों इंटरेस्टेड है? बैंकर, सर बैंकर लोन देते हैं हमें। भैया अगर बैंकर ने आपको लोन दिया हुआ है तो बैंकर चाहेगा ना आपकी प्रॉफिटेबिलिटी चेक करना कि भैया आप अपना रिटर्न कर पाओगे नहीं कर पाओगे, लोन आप सॉल्वेंट हो या नहीं हो, आप एनपीए तो नहीं बन जाओगे कहीं। भैया बैंक आपको जब लोन देता है तो लोन देने के बाद आपके क्रेडेंशियल चेक करता है, उसके बाद वो ट्रैक करता रहता है कि हाँ ये कंपनी लॉस में तो नहीं जा रही, क्योंकि जिस दिन कंपनी लॉस में गई तो बैंक का चाहे लोन कितना भी सिक्योर्ड हो, चाहे कितना भी सिक्योर्ड लोन हो, बिकेगा तो कंपनी की एसेट से ही ना। और जब कंपनी की एसेट बेचने के बाद भी अगर आपका लोन पूरा नहीं हो पाया तो बैंक का ट्रैक रखते हैं। समझे ना? ये भी इंटरेस्टेड है। सप्लायर क्यों इंटरेस्टेड है बताना? सप्लायर, सप्लायर कौन होता है भाई? जो हमें गुड सप्लाई करता है। क्रेडिटर, सर जी उसने हमें उधार पे माल दिया है, भैया क्रेडिबिलिटी है हमारी, समझ रहे हैं आप? वो चेक करना चाहता है कि भैया हमारा पैसा हम वापस करेंगे नहीं करेंगे, नहीं समझे मेरी बात? भैया एक सप्लायर ने हमें उधार पे माल दिया है, अगर मैं लॉस में जा रहा हूँ तो कहां से चुकाऊंगा उसका पैसा? बेस्ट बेस्ट बात, बेस्ट एग्जांपल देता हूं इसका। अगर आप चाहते हो ना कि आपका कोई दोस्त आपको जिंदगी में कभी ना भूले, आपका कोई दोस्त आपको जिंदगी में कभी ना भूले, कितनी भी अच्छी दोस्ती रख लो भूल जाएगा। एक बार उससे पैसे उधार लो और वो पैसे देने से मना कर दो, मरते दम तक तुम्हें याद रखेगा वो। यही फंडा होता है बेटे। उधार जिसने आपको दिया है ना बेटे, वो नहीं भूलेगा आपको। वो चाहेगा कि आप, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने पुरुषोत्तम से 5 लाख का उधार पे माल खरीदा, ठीक है? पुरुषोत्तम को बोला मैंने 3 महीने में पैसा दे दूंगा, 5 लाख का उधार है, ओरल कमिटमेंट है, क्रेडिटर है ना मेरा। 5 लाख का माल लिया मैंने उधार पे, ठीक है? मैंने पुरुषोत्तम को बोला 3 महीने बाद पैसा दे दूंगा। 3 महीने होने वाले थे, मैंने पुरुषोत्तम को 2 महीने बाद ऐसे ही फोन करके शाम को बोला, पुरुषोत्तम तबियत बड़ी खराब हो रही है, सांस नहीं आ रही। आपको पता है, घर बार छोड़ के, सबको छोड़ के, बीवी बच्चे छोड़ के, ये सबसे पहले मेरे पास आएगा, मुझे हॉस्पिटल लेके जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया तो इसके 5 करोड़ हो गए मिट्टी, है ना? अगर मैं गया तो इसके 5 करोड़ भी गए। समझे मेरी बात? तो पुरुषोत्तम क्या करेगा? वो पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाएगा कि मैं जिंदा रहूं। समझे? सप्लायर तो इंटरेस्टेड होगा ना भाई, उसका पैसा फंसा हुआ है। सप्लायर इंटरेस्टेड क्यों नहीं होगा? सर गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड होती है, हाँ। फॉर किसके लिए? टैक्सेस के लिए। गवर्नमेंट भी तो इंटरेस्टेड है ना कि आप टैक्स जमा कराओगे। बिल्कुल। सर ऐसे इसमें पब्लिक भी आता है, रिसर्चर भी आता है। तो हमने अभी चर्चा करी अकाउंटेंसी के बारे में, एक बार फटाफट 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 सामने स्क्रीन पे देखो। अकाउंटिंग का मीनिंग पढ़ के देखना, डेफिनेशन आपने पढ़ ली थी। अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, समराइजिंग देम, कम्युनिकेट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर। यूजर को इंफॉर्मेशन देना, प्रोपराइटर यानी ओनर, क्रेडिटर, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट एजेंसीज, रिसर्चर्स, कंज्यूमर, पब्लिक एक्सेट्रा। यही ऐसे करेक्टर्स किस हैं जिन्होंने अकाउंटिंग को इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बना दिया है। अकाउंटिंग एक बिजनेस की लैंग्वेज है। इंसानों की लैंग्वेज होती है ना, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, स्पेनिश, जापानीज। धंधे की भाषा क्या होती है? अकाउंटिंग। बोलता ना अपने को तो धंधे की भाषा समझ में आती है जी, यानी वो बात कर रहा होता है मेरे को तो प्रॉफिट लॉस समझ में आता है, यानी बिजनेस की लैंग्वेज है अकाउंटिंग। मैंने आपको पूरा अकाउंटिंग का बेस समझाया क्या है। एक छोटा सा रिकैप मार के आगे बढ़ते हैं, जल्दी बताओ छोटा सा रिकैप। आपके आज के बाद अगर आपसे कोई अकाउंटिंग बोलेगा तो आप बस एक सिंपल भाषा में बताओ आपके हिसाब से अकाउंटिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग? मैं सांस ले रहा हूं, तुम जवाब दो।
अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव इज टू कैलकुलेट प्रॉफिट। आपका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट निकालना, समझे? और प्रॉफिट निकालने के लिए ही आप ये सारी अकाउंटिंग पढ़ रहे हो। अकाउंटिंग कितने तरह की होती है मेरे बच्चे लोग? 3 तरह की, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सर ये सारे नोट्स मिल जाएंगे? जी हाँ, हैंड रिटन वाले भी मिलेंगे, नॉर्मल बुक वाले भी मिलेंगे, सारे मिलेंगे आपको। हैंड रिटन वाले जरूर लेना, ठीक है जी। आप पढ़िए ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले का मेन ऑब्जेक्टिव इज टू हेल्प मैनेजमेंट इन टेकिंग डिसीजन, मैनेजमेंट की डिसीजन लेने में हेल्प करना, ऑल्दो इट्स नॉट इन अवर कोर्स। कॉस्ट अकाउंटेंट वाले का मेन ऑब्जेक्टिव इज टू कैलकुलेट एंड इवेल्युएट कॉस्ट। सर जी क्या है कैलकुलेट एंड इवेल्युएट? कैलकुलेट मतलब कॉस्ट निकालना, इवेल्युएट मतलब उसे एनालाइज करके बताना कि ये कॉस्ट सही है या नहीं, ज्यादा तो नहीं निकल गई, कम कॉस्ट को कम कैसे कर सकते हैं, कॉस्ट अवॉइड कहां कर सकते हैं, कॉस्ट रिडक्शन कहां कर सकते हैं, ये सारी जानकारी देना। फाइनेंशियल अकाउंटेंट वाले का मेन ऑब्जेक्टिव इज टू कैलकुलेट प्रॉफिट। हमें कौन सी अकाउंटिंग पढ़नी है पूरे फाउंडेशन में? पूरी फाउंडेशन में हमें कौन सी अकाउंटिंग पढ़नी है जल्दी बताओ? हमें कौन सी अकाउंटिंग पढ़नी है जल्दी बता दो फटाफट। हमें कौन सी अकाउंटिंग पढ़नी है? कौन सी अकाउंटिंग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इज टू कैलकुलेट प्रॉफिट। वेरी नाइस सर जी, ये निकलेगा कैसे? इसके लिए 5 प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे। पहला काम रिकॉर्ड। क्या रिकॉर्ड करोगे? कुछ भी रिकॉर्ड कर लोगे, कुछ भी नहीं। रिकॉर्डिंग क्या करेंगे? ट्रांजेक्शन। एक ट्रांजेक्शन को ट्रांजेक्शन तब माना जाता है जब वो कुछ बातें पूरी करता है। चार, तीन, तुम्हारी ना मेरी ढाई तो है दो। तो कौन कौन सी बताना? फाइनेंशियल करेक्टर एंड मनी मेजरमेंट। फाइनेंशियल करेक्टर मतलब बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, मनी मेजरमेंट मतलब जिसको आप मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है। समझे मेरी बात? पक्का? इसी को बोलते हैं जर्नल एंट्री। रिकॉर्ड करना मतलब क्या? जर्नल एंट्री डालना। अगला काम क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब ग्रुप्स बनाना, लेजर बनाना। अगला काम समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब टोटलिंग करना, ट्रायल बैलेंस बनाना। फिर कॉम्निक अपना एनालाइज और इंटरप्रेट मतलब रिजल्ट निकालना, रिजल्ट कैलकुलेट करना, ट्रेडिंग पैनल बनाना। एंड लास्ट वन इज कम्युनिकेट करना रिजल्ट किसको? यूजर को। यूजर को कम्युनिकेट बताना भी है। कौन होते हैं ये यूजर? सर जी दे आर अकाउंटिंग यूजर। हु इज द अकाउंटिंग यूजर? अकाउंटिंग यूजर वो है द पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन नोइंग रिजल्ट, जिसको जानने में इंटरेस्ट है कि आपने क्या कमाया, वो आपका यूजर है। इंटरनल और एक्सटर्नल दो कैटेगरी में बांटे गए हैं। सर क्या इसके ऊपर ट्रू फॉल्स आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, आया भी है 2 बार। 2 बार आया, 2 बार आया है सच्ची में, पास्ट के पेपर में ट्रू फॉल्स आया यूजर के ऊपर। मैं इतना टाइम लगाता नहीं इसके ऊपर, आया है इसलिए करा रहा हूं। चलो, इंटरनल यूजर कौन है? जल्दी जल्दी जवाब दो फटाफट। जो डिसीजन ले सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है आर दी इंटरनल यूजर। एंड सर वो आर दी एक्सटर्नल यूजर्स? एक्सटर्नल यूजर मतलब जो डिसीजन नहीं ले सकते बट हाँ इंटरेस्टेड जरूर होते हैं। इंटरनल में 2 ही आते हैं, बताओ कौन? ओनर, प्रोप्राइटर वगैरह, और मैनेजमेंट। ओनर को क्यों इंटरेस्ट होता है? ग्रोथ के लिए। मैनेजमेंट को क्यों होता है? अपने रिजल्ट के आउटकम देखने के लिए। एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी, वो याद रखना, सुंदर बीवी है ना, वही वाला एग्जांपल। वर्कर को इंसेंटिव, इन्वेस्टर को अपना रिटर्न, बैंकर को अपने लोन की रिकवरी, सप्लायर को क्रेडिबिलिटी की पैसा डूब तो नहीं जाएगा, सोल्वेंसी, और गवर्नमेंट को टैक्सेस। आशा तो समझ में आएगा। ये पूरा हमने अकाउंट्स की डेफिनेशन पढ़ी। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाई। समझे मैं क्या करा रहा हूँ? अकाउंटिंग कितनी बेस से करा रहा हूँ, बिल्कुल लॉजिक से यार, रटना नहीं। एक डेफिनेशन पढ़ाई है मैंने आपको। कल क्या करेंगे सर जी? हम कल करेंगे बेटे ये पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी अगर समझनी है ना तो ये पिलर समझ लो। हमारी अकाउंट्स में आने वाला हर एक शब्द इन्हीं पांचों में से कोई एक होता है। या तो वो एसेट होता है, या लायबिलिटी होता है, या कैपिटल होता है, या इनकम होता है, या एक्सपेंस होता है। आपने नीचे ये सारे वर्ड देखे, क्रेडिटर, डेटर, लोन, मशीन, रेंट, सैलरी, रेंट रिसीव, ये इन सब पांचों में ही है। आपको जर्नल एंट्री बनानी क्यों नहीं आती? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि भैया कौन किसके अंदर आता है। आपको पिलर समझने हैं। कल की क्लास में पढ़ेंगे पिलर्स एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। पहले पिलर समझेंगे, क्या होते हैं पिलर, उनको क्लासिफाई करेंगे, इनका मीनिंग समझेंगे, और उनको डालेंगे हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में। आशा रखता हूं इधर आइए जरा फटाफट एक बार, दोबारा से एक बार एक छोटी सी इंफॉर्मेशन लेके जल्दी से आप ध्यान दीजिएगा। हमारा ये 5 फ्री लेक्चर्स अवेलेबल है यूट्यूब पे, अन अकेडमी के सीए फाउंडेशन के 360 के चैनल पे। 5 लेक्चर ऑफ ईच सब्जेक्ट, ईच एजुकेटर इज फ्री। चले जी। और ये ऑफर आपको सिर्फ 14 अप्रैल तक अवेलेबल है। 999 पर मंथ।
9,000 रुपए के अंदर आपको ये कोर्स मिल रहा है। सोचो, 9,000 रुपए में ओवरऑल कोर्स मिल रहा है 9 मंथ का। यार इमेजिन कर सकते हो, इससे सस्ता हो सकता है कोर्स, और वो भी महाबली क्वालिटी एजुकेशन। सर प्राइस का मतलब ये नहीं है सस्ता है तो बेकार कौन। क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल प्राइस इज द यूएसपी ऑफ महाबली बैच। बट ये ऑफर बहुत लिमिटेड है भाई, ये वापस 18,000 हो जाएगा। ये बस उन बच्चों के लिए है जो अर्ली आना, जो मेहनत करके पढ़ना चाह रहे हैं, जो पैसे कांस्टेंट से टेंशन ले रहे हैं, उन्हीं के लिए है ये। और ये महाबली मिलेंगे आप, 5 फ्री लेक्चर दे रहे हैं, और फ्री डेमो, 5 फ्री डेमो लेक्चर मिल रहे हैं आपको यूट्यूब पे। 14 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। उसके बाद 23 अप्रैल से हमारा बैच शुरू है, जिसकी टाइमिंग आपके सामने है। स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट, रुक जा रुक जा, या अब ले ले स्क्रीनशॉट, करो स्क्रीनशॉट ले ले पक्का, इसका स्क्रीनशॉट ले ले और वॉलपेपर लगा ले ताकि टाइमिंग मत भूलना। आशा रखता हूँ समझ में आया होगा। मैं सीए राकेश कालरा आपसे लेता हूँ विदा। अपना ख्याल रखें, घर वालों को परेशान ना करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, टाटा बाय बाय, टेक केयर।